जिसका आप सभी को इंतजार था, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कंप्लीट वन शॉट, जहां सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे ट्रेंड्स और सारे के सारे एक्सेप्शंस डिस्कस होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है इस समय आपके समय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास मेरी बुक कोवलेंट है तो प्लीज इसको खोलकर बैठ जाओ, क्योंकि अभी जो सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी वो आपके दिमाग में भी तभी बैठेंगी जब आपके पास ये किताब होगी और आप इसको मल्टीपल टाइम्स रीड करो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अमेजोन से मंगा सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आराम से यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पहले समझो कि हमने एक पीरियोडिक टेबल देखी थी, और उसका वन शॉट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख कर आओ। पुराने वन शॉट जब आप देख कर आओगे तभी आपको सारी की सारी चीजें समझ आएंगी। तो हमने देखा था पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा था तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए, जिसमें दो ग्रुप थे। ऐसे ही जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में एंटर कर रहा होगा तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए थे। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में एंटर कर रहा होगा तो उसको हम लोग डी ब्लॉक कहेंगे, और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करेगा तो उसको एफ ब्लॉक कहेंगे। पी ब्लॉक हमने पढ़ लिया था, डी एंड एफ ब्लॉक हमको पढ़ना है। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टीज कहने कहीं शो करता है, इसके बीच में लाया भी करता है, इसलिए हम उसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। इसके अलावा इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऐसा दिखता है, n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है समझना। इसका मतलब क्या है, देखो होता क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ कुछ ऐसा दिखता है। जैसे मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ वेनेडियम के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3D वाला है, पर आप देखोगे इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है। वो 4 है। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इनका एस में जाना चाहिए, नहीं, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एन कंसीडर करते हैं, इसको हम n-1 कंसीडर करते हैं। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं। इसको बोला जाता है पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट तो ये हो गया, उससे जस्ट पहले वाला क्या हो गया, पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसके साथ में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको बता दिया इस तरीके का दिखता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते। होते 3D में ही है, 4D में ही है, 5D में ही है, पर अब 3D 4D 5D क्या मैं समझाता हूँ। बट ट्रांजिशन मेटल्स हम इसको नहीं बोलते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या, क्यों नहीं बोलते हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स। इसको हम समझेंगे थ्रू एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं थोड़ा, तो समझ आएगा कि क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम लोग बात करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये किस तरीके के दिख रहे होते हैं, आप देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो ये वाली सीरीज जो पूरी की पूरी है, जो ये पूरा का पूरा ये है, इसको हम लोग बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करता है तो हम उसको बोलते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज। और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6D में एंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 6D ट्रांजिशन सीरीज। 6D ट्रांजिशन सीरीज अभी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे चल रहा है, अभी भी इस पे काम चल रहा है। तो हमारा क्या है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट को भी क्लियर नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। पर हाँ, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 4D 5D और 3D 4D 5D, इसका हम डिस्कशन भी आगे करने वाले हैं, ठीक है। इसी का ही हमारा यही हमारा एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। इसमें मैं चाहूंगा कि आप 3D के एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड याद रख सकें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये डायरेक्टली अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। बट प्लीज इसको याद रख लेना, क्योंकि ये चीज एग्जाम में आपके काम आने वाली है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम आएगी, क्योंकि आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक बात देखोगे कि जो ये जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिख रहा होगा। इनका दिखता है कुछ इस तरीके का 4s2 3d10, ठीक है। अब इनके पास देखो डी में भी फुली फिल्ड है, एस में भी फुली फिल्ड है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रिएक्शन नहीं करना चाहता, चाहता ही नहीं कि हमारे साथ कुछ हो। बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, काफी सारी प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। तो इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते। एस और पी ब्लॉक के बीच में जो प्रॉपर्टीज शो करने वाली जो चीज थी पूरी, वो इनके साथ काम नहीं करती है, ये अलग ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते। और इसका आप जवाब दोगे अगर रीजनिंग आ गई फुली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब इनका डिस्कशन चालू करते हैं, एक करके सारी सारी चीजें देखो। इनका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, बट इसमें तीन चार जगह अनोमलीज होती है। पहली जगह अनोमली होती है सीआर में। अब देखो क्रोमियम में क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था इसका। अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर है 24, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था 4s2 3d4। बट 4s2 3d4 का मतलब क्या है, 4s2 3d4 का मतलब क्या है, ये तो फुली फिल्ड हो गया, बट ये हाफ फिल्ड हो सकता है, मे बी 3d5 हो जाएगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है 3d5 4s1 इसका, अब दोनों हाफ फील्ड हो गए ना ऑर्बिटल्स, तो ये इसका ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जिसकी वजह से ये इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक, कॉपर की बात करूंगा मैं, कॉपर के अंदर क्या होता है 3d10 4s1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो होता है, होना चाहिए था ये 3d9 4s2, 4s2 हो गया, डी भर रहा है तो 3d9 तक होना चाहिए था, बट हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन कूद के अगर यहां से d9 में आ गया तो d10 हो जाएगा, और ये d10 अगर हो गया तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो होता है कॉपर का। इस वजह से होता क्या है कि कॉपर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करता है पूरा कंप्लीटली फिल्ड स्टेट में। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स 4d और 5d में भी होते हैं, और कंपाउंड्स, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं सॉरी, और कंपाउंड्स 3d और 4d में भी होते हैं जो ऐसा कन्फिगरेशन शो करते हैं। देखो 3d में तो हमने देख लिया, 4d में जैसे हम बात करेंगे तो Ag की बात करो। अब देखो Ag कहां लोकेटेड है, ध्यान से देखो Ag कहां लोकेटेड है, Ag कहां लोकेटेड है, देखो Ag यहां लोकेटेड है, कॉपर के जस्ट नीचे, कॉपर के जस्ट नीचे। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन मैंने क्या लिखा 3d10 4s1। ठीक है, तो इसका भी आउटर मोस्ट कैसा दिखना चाहिए, इसका भी आउटर मोस्ट ऐसा ही दिखता है भाई, इसमें बस सीरीज बढ़ जाती है तो ये कैसा दिखता है 4d10 5s1। ठीक है, ये कैसा दिखेगा 5d10 4s1, सॉरी 6s1। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कॉपर के ग्रुप के वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कॉपर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लाए करते हैं, यानी 4d10 5s1। ठीक है, और आप इसका देखोगे 5d10 6s1, लाए करने चाहिए थे 4d9 5s2 या 5d9 6s2, बट लाया करते हैं इस तरीके से, क्यों, क्योंकि स्टेबल हो गया ना, ये फुली फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, ये कहां लाया कर रहे हैं, देखो ये टंगस्टन, टंगस्टन आप ध्यान से देखो, टंगस्टन और मोलिब्डेनम ये कौन सा ग्रुप है, क्रोमियम वाला ग्रुप है। तो जैसे क्रोमियम में एनोमली आई थी, क्रोमियम में एनोमली आई थी, वैसे एनोमली इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाती है। एग्जिस्ट करना चाहिए था ये, कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए था ये 4d4 5s2, बट कैसे एग्जिस्ट करते हैं 4d5 5s1, क्योंकि दोनों हाफ फिल्ड हो जाते हैं, और इसी तरीके से टंगस्टन में एग्जिस्ट करता है। बात समझ आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा जो क्रोमियम वाला पूरा ग्रुप है और कॉपर वाला पूरा ग्रुप है, यहां पर एनोमली होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। अच्छा, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं इनके एटॉमिक रेडी को लेके, एटॉमिक रेडी का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर जब हम एटॉमिक रेडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मेटेलिक रेडी की ही बात करते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेटल्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे मेटेलिक रेडी अगर आपको ध्यान हो तो क्या हुआ करता था कि मैंने कहा कि दो एटम जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों का जो न्यूक्लियस है इस तरीके से, ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस लगाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मेटेलिक रेडी। ठीक है, और इसका जो मेटेलिक रेडी है वही इसके एटॉमिक रेडी के बराबर होता है, तो मेटेलिक रेडी एटॉमिक रेडी एक ही डिस्कशन है। ठीक है, अच्छा कैसे ये काम करता है, देखो यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक जेड इफेक्टिव और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि भैया जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इंपैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कैसा है। अब आपको ध्यान होगा कि अगर मैं आपको एक रिकॉल कराऊं वापस से, स्क्रीनिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स का और एफ इलेक्ट्रॉन्स का बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी स्क्रीन या शील्ड नहीं कर पाते हैं इस न्यूक्लियर चार्ज, इस न्यूक्लियर चार्ज को जब वो शील्ड नहीं कर पाते तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा इसका मतलब साइज कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज का पूरा इंपैक्ट पड़ रहा है, जब पूरा इंपैक्ट पड़ रहा है तो आप समझो ना कि वो साइज छोटा हो गया, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा उसको। तो यहाँ पर आप समझो स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक तो देखो साइज घटता ही है। क्यों घटता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का जो इंपैक्ट होता है वो ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। पर आयरन, कोबाल्ट और निकल यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक जैसे हो जाते हैं। और कॉपर और जिंक, यानी यहाँ पर अब साइज देखो बढ़ना चालू हो गया, क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा ज्यादा डोमिनेट करने लगा। ये बात समझ आई। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, अब हाँ छोटी सी चीजें, ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर एक चीज और देखो कि जो 3D 4D और 5D की बात हो रही होगी, ठीक है, तो 4D सीरीज जो है उसको, 5D सीरीज जो है, इनका कहीं ना कहीं साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इनका साइज क्या होता है, कहीं ना कहीं सेम हो जाता है, क्यों, क्योंकि लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। अब अगर आप कोवेलेंट खोलोगे तो कोवेलेंट में देखो इस साइज के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वगैरह भी मैंने स्पेशली डाल रखी है, ताकि आप जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे भी कल को क्वेश्चन आ जाए ना तो आप आंसर कर सकते हो उन चीजों। ये एक बार पेपर से पहले एक बार देख जाना, छोटी सी चीज है पर हाँ क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेटेलिक रेडी की जब बात होती है ना, तो मेटेलिक रेडी में मैग्नीज का जो रेडी निकल कर आता है, ठीक है, देखो मैग्नीज का जो रेडी निकल कर आता है वो निकल कर आता है 137, आई थिंक पिकोमीटर में बात हो रही है, यस पिकोमीटर, ठीक है। और कहीं ना कहीं जिंक का भी यही सेम निकल कर आता है। तो मैग्नीज और जिंक का जो एटॉमिक रेडी है या मेटेलिक रेडी है वो सेम होता है। ये बात समझ आ रही है, सेम मतलब नियरली सेम होता है, ठीक है।
इसी तरीके से हम अगर आगे देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है मेटेलिक रेडी, आप कह सकते हो भैया स्केडियम का होगा, क्योंकि वो शुरुआत में ही लाया कर रहा है। बाकी जो ग्राफ है वो इस तरीके से घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, फिर हल्का सा एंड में बढ़ा है ना। अच्छा इसके अलावा हाँ ठीक है, ये चीज आपने पढ़ ली। अच्छा इसके अलावा देखो आप 3D 4D और 5D की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो 4D और 5D के अंदर जो होता है ना वो साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो एफ ऑर्बिटल है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो वो बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। अब वो जब बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5D में एक शेल ऐड हो गई, पर चूंकि उसका इम्पैक्ट आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा है तो वो उसको और इनवर्ड पुल कर लेगा। और जब वो उसको और इनवर्ड पुल कर लेता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, आपका जो 5D है और वो 4D है, ठीक है, शेल ऐड होने के बाद भी उनके साइजेस में ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो 4D और 5D के साइज क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, देखो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, देखो देखना, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर आप ZR और HF की बात करोगे तो यहाँ पर इन दोनों के साइजेस में ज्यादा फर्क नहीं होगा। इन दोनों के साइजेस में ज्यादा फर्क नहीं होगा। कल को बोल दीजिए मोलिब्डेनम और टंगस्टन के साइज में क्या क्यों ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आप कह सकते हो लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको आप आंसर करते होने चाहिए। राइट, तो ये हो गया आपकी मेटेलिक रेडी का पूरा डिस्कशन जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके भी ज्यादा होंगे, वो ज्यादा होने की वजह से क्या होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। क्योंकि सारे के सारे मेटल्स हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग ही शो करते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग होती क्या है कि एक, अब मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है अगर आपको पता हो, मैंने वैसे समझा रखा है पास में भी, बट फिर भी मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। देखो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमेशा मैंने भी ऐसे याद रखा था, आप भी ऐसे याद रखो। ठीक है, ये है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बीच में बड़े बड़े आइलैंड है, बड़े बड़े आइलैंड है। ये जो आइलैंड है ये है आपके न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। इस तरीके की बॉन्डिंग ये होती है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो क्या आपको समझ आ रहा है उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो सी बड़ा हो जाएगा, ओशन बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, इसी लॉजिक से ध्यान रख सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग उसकी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो जाते हैं। अब एक बात नजर करो कि भाई साहब, अगर मैं बात करूंगा क्रोमियम की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1 3d5, कैसा दिखता होगा? क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन गया, 3d में 5 गए? ठीक है, क्या आपको समझ आ रहा है इसमें 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस, 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे? भैया देखो अगली बार होंगे भी तो ये पेयर्ड हो जाएगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो आपको समझ आ रहा है कि इससे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग कोई शो नहीं करेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, अब एक बात और समझो, इससे स्ट्रॉन्ग कोई शो भी नहीं करेगा, प्लस क्या है, इसका ये हाफ फील्ड स्टेट में भी है, तो वैसे भी स्टेबल है। तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग कोई शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है क्रोमियम की, और कहीं ना कहीं इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके पीछे के दो कंपाउंड होते हैं वेनेडियम और टाइटेनियम। चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वेनेडियम और टाइटेनियम का एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये बात देखी गई है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत फ्रीली अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, जिस वजह से भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग दिखाते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर तो मैग्नीज आना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीज के पास भी 5 है। पर होता क्या, एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास एक्सपेरिमेंटली इन दो के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग शो करते हैं। इस डेटा को भी हम आगे भी यूज करने वाले हैं। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, जिंक। जिंक फुली फिल्ड है, सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड जीरो हो गए, सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। कॉपर 4s1 3d10, 3d10 पूरा का पूरा पेयर्ड है, 4s1 में खाली एक अनपेयर्ड है, वो भी अंदर है, तो इस वजह से सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पीक इसका। ठीक है, और मिनिमम वाला ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जैसे जिंक का ग्रुप, अब जिंक का पूरा ग्रुप ले लो, जिंक कैडमियम मरकरी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है, उस पूरा ग्रुप मैंने अगर अभी आपको दिखाया था, जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, देखो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स में कोई भी पेयर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जिंक कैडमियम मरकरी में कोई भी पेयर्ड नहीं है।
भाई जिंक में भी जब पेयर्ड नहीं, कैडमियम में भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, फुली फिल्ड है सारे के सारे, तो भाई यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। अब अगली चीज हमारे सामने आती है, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, छोटी सी चीज यहाँ पर और है, एक लेटाइज स्ट्रक्चर्स भी देख लेना। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एग्जिस्ट करते हैं, वो ज्यादा डक्टाइल और ज्यादा मेलेबल होते हैं। और जो बीसीसी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कम डक्टाइल होते हैं। अब देखो ये चीजें एज अ फैक्ट आप याद रख सकते हो, चूंकि आपको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ाया गया है जेई मेंस के लिए, तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप समझ लो, टाइप की पैकिंग होती है जिसमें हेक्सागोनली अरेंज रहते हैं कहीं ना कहीं, जो आपके सारे के सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, छह छह कॉर्नर्स पे अरेंज रहते हैं। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। बट आप इतना ध्यान रख लो कि एचसीबी सीसीपी ज्यादा डक्टाइल ज्यादा मेलेबल होता है, बीसीसी लेस डक्टाइल होता है। छोटी सी चीज है, आ सकता है क्वेश्चन शायद, वैसे तो मुश्किल है ना, बट शायद आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी, छोटी सी चीज है। अब अगली चीज आती है हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि भैया अगर मैंने एक मोल का मेटल क्रिस्टल ले लिया, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उसको मुझे गैसीय सेटअप में कन्वर्ट करना है, तो उसमें मुझे जो हीट लगानी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब इसका जब हम डेटा की बात करते हैं, तो देखो रीजनिंग यहाँ पर क्या दी जाती है, रीजनिंग जनरली यही दी जाएगी कि भैया देखो जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग शो करेगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा लगानी पड़ेगी। जनरली ये दी जाती है, मैंने भी यहाँ पर यही लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे पीपीटी में मैंने यही ऐड कर दिया आपके सामने। पर होता क्या है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा अगेन क्रोमियम की होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रोमियम के आउटरमोस्ट शेल में क्या है कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पर यहाँ होती किसकी है, टाइटेनियम और वेनेडियम की, वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। क्यों होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कहीं ना कहीं कि इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि इसका जो आपका हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो ज्यादा हो जाता है, राइट। अब आप कहोगे इसके पीछे की रीजनिंग क्या है भैया, भाई देखो रीजनिंग इसके पीछे की जो रहती है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा ही है, ठीक है। लोग दे देते हैं रीजनिंग मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये सब, ये रीजनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब गलत रीजनिंग है, ये सब रीजनिंग का कोई फायदा नहीं होता। भाई टाइटेनियम और वेनेडियम का आप ये मान के चलो एक्सपेरिमेंट डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है। और जिंक के पास, जिंक के लिए रीजनिंग दी जा सकती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, मेटलिक बॉन्डिंग बहुत वीक है, इस वजह से जिंक का तो हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होता है। जिंक के लिए ठीक है रीजनिंग, हाईएस्ट के लिए नहीं दे सकते ढंग से, ठीक है, केमिस्ट्री ऐसी चलती है, क्या करें, राइट। अच्छा, इसके अलावा 4D और 5D एटम जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम की तरह काम करता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब अक्रॉस द सीरीज जैसे जैसे आप काम करोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो अक्रॉस द ग्रुप जैसे मूव करोगे तो इंक्रीज ही करती जाती है, तो उसमें कोई भी अनोमली नहीं है। जैसे जैसे आप देखोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जब बात है तो इंक्रीज ही करती जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे इंक्रीज करती है वैसे इंक्रीज करती जाती है। आयनाइजेशन थेरेपी में जो अनोमलीज होती हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होती है, हमेशा याद रखना। मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आयनाइजेशन थेरेपी की अनोमलीज थी वो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल और फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग चलती है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कोई अनोमली ज्यादा खास नहीं शो हो रही है, ठीक है। बट जैसे ही आप सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी की बात करते हो एनोमलीज आने लगती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो एनोमली ऐड करी है जो पूछी जा सकती है पेपर में। पहला, क्रोमियम और कॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्रोमियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, तो ये अगेन D5 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो निकला वो तो S से निकल गया। अगर वो D5 के स्टेट में आ गया तो बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहेगा। ऐसी कॉपर प्लस जो होता है, ठीक है, कॉपर प्लस जो होता है वो क्या हो गया, वो D10 के स्टेट में आ गया, वो भी इलेक्ट्रॉन अब लूज करना नहीं चाहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सूडो ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। मतलब भाई एक बार ये कहीं ना कहीं ये सॉरी सूडो नोबल गैसेस भी बोलते हैं। सूडो नोबल गैसेस क्यों, क्योंकि चूंकि चूंकि हुआ क्या, एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, वैसे ये हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड स्टेट में आ गया, इसको कॉपर वाले को फुली फिल्ड स्टेट में आ गया। तो ये जो जैसे कॉपर प्लस है, ठीक है, कॉपर प्लस है, ये क्या होगा, ये Ag प्लस ले लो, Au प्लस ले लो, इसी के पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। यार बार बार दिखानी पड़ती है तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल यार है। देखो Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस, एक एक इलेक्ट्रॉन एस से मैं अगर निकाल दूं तो आप खुद देखो, कॉपर प्लस का मतलब क्या हो गया 3d10, Ag प्लस का मतलब क्या हो गया 3d10, 4d10, 5d10। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो नोबल गैसेस। क्यों, अनरिएक्टिव हो जाती है बिल्कुल ही, बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्यों बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी, यहां समझ आ रहा है, क्योंकि फुली फिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मैग्नीज का क्या होता है, बहुत ही हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, लो लिख दिया गलती से मैंने, हाई होती है, बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप तीसरा निकालोगे तो बहुत हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तब क्या हो गया, वो D5 के स्टेट में आ गया, एस के दोनों निकल गए, एस के दोनों निकल गए, D5 के स्टेट वाला आ गया। अब D5 का जो स्टेट है अगेन वो हाफ फील्ड स्टेट आ गई, राइट। तो इसका भी क्या होगा, जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत हाई हो जाएगा। डेंसिटी की बात कर लो, डेंसिटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती जाएगी, क्यों, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है,
वॉल्यूम एटॉमिक रेडी जो है वो सिग्निफिकेंटली कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, बट उतनी इंक्रीज नहीं होती। तो यस, अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज करती जाएगी। हाँ, एक बात आप देख रहे होगे, कि यहाँ कॉपर सबसे आगे है। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक थोड़ा पीछे है, जिंक थोड़ा पीछे है। ऐसा क्यों? तो जिंक इसलिए पीछे होता है बेटा, क्योंकि देखो जिंक का क्या है, जिंक का जो डी ऑर्बिटल है ना वो पूरा फील्ड है, तो बॉन्डिंग बहुत वीक है। अब बॉन्डिंग बहुत वीक है, इसकी वजह से क्या है कि इसका जो मेटेलिक रेडी होता है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। अब मेटेलिक रेडी लार्ज कैसे हो जाएगा? देखो बॉन्डिंग जब स्ट्रांग होती है ना तो एटम्स पास पास रहते हैं, जब बॉन्डिंग वीक होती है ना तो एटम्स दूर दूर रहते हैं। बट हम तो इस तरीके से मेटेलिक रेडियस ही नाप रहे हैं ना। तो अब चूंकि मेटेलिक रेडियस इसका क्या है, मेटेलिक रेडियस इसका थोड़ा लार्ज हो गया जिंक का। अब जिंक का मेटेलिक रेडियस लार्ज होने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो गई। समझ गए? तो फुली फिल्ड वालों की जो डेंसिटी होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब फुली फिल्ड वालों की आप डेंसिटी यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ी सी पीछे आ गई है, ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये तो कॉपर की भी फिर कम होनी चाहिए थी। अब कॉपर में देखो मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो वीक जरूर है, पर ऐसी मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं है कि वो इतनी वीक हो जाए जितने जिंक है। समझ रहे हो? तो वहां पर क्या है कि हाई न्यूक्लियर जो आपका हाई मास नंबर का इंपैक्ट है वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया क्या हुआ कि मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत वीक है, तो थोड़ा दूर दूर हो गए मेटल्स, थोड़ा दूर दूर हो गए, जो आइसोलेटेड एटम्स है वो थोड़ा दूर दूर हो गए। तो जो मेटेलिक रेडी आया वो बड़ा निकल कर आ गया, बड़ा निकल कर आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्कैंडियम, प्लेटिनियम, वेनेडियम के बाद जिंक आता है, और उसका रीजन ये रहता है। ठीक है, क्वेश्चन इस पे बन सकता है। अब इसके अलावा कुछ सवाल हैं छोटे मोटे, उस पर बात कर लेते हैं। इसमें से हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होनी चाहिए 3D के अंदर? तो देखो आप कहोगे भैया 3D के अंदर निकल, कोबाल्ट और ये है। अक्रॉस द पीरियड बढ़ती जाती है, जिंक की काफी कम हो जाती है, यही हमने पढ़ा था। तो आप कहोगे भैया अक्रॉस द पीरियड जब बढ़ रही है तो निकल की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यस, निकल इज द आंसर। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पर 5D का एलिमेंट ऐड कर दिया था। अगर मैं यहाँ पर लिखता कि मैं ये 3D छुपा देता, ठीक है, तो अमंग दीज मेटल्स विच वन हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, तो आप कहोगे 5D वाले की सबसे ज्यादा होगी। बट चूंकि मैंने यहाँ 3D लिखा था, 3D में आता नहीं है, इस वजह से निकल आंसर था। 4D और 5D वालों की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे आप अक्रॉस द ग्रुप डाउन द ग्रुप मूव करोगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन देख लो, विच स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज करेक्ट। ठीक है, तो आप कहोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस शार्पली अक्रॉस द सीरीज। तो शार्पली तो नहीं इंक्रीज करती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, वैल्यूज बहुत शार्प इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉम भाई है कि जो आपका साइज है उसमें भी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो बहुत शार्पली इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, तो ये वाली चीज गलत है। कॉपर की लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 3D में, ऐसा नहीं है। जो आप आयनाइजेशन थेरेपी का जो ट्रेंड होता है वो अक्रॉस द पीरियड बढ़ता जाता है, तो लोएस्ट तो बेस कैनेडियम की होनी चाहिए। मैग्नीज की हाईएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी है फर्स्ट, ऐसा भी नहीं है। सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी से ज्यादा होती है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन शील्ड पूरी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप खुद सोचो, जब मैंने 4s2 3d5 लिखा, तो अगर मैं s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हुआ कि s में इलेक्ट्रॉन कम रह गए। अब 3d की शील्डिंग और पुअर हो गई, क्योंकि s थोड़ी बहुत ठीक ठाक शील्डिंग कर रहे थे, 3d की शील्डिंग और पुअर हो गई। जब 3d की शील्डिंग और पुअर हो गई तो हुआ क्या कि जो सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी है वो हमेशा फर्स्ट से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है इन कंपाउंड्स के अंदर। और ये तो वैसे भी एक जनरल फैक्ट है कि किसी भी कंपाउंड में सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा ही मुश्किल होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आ सकता है, क्रोमियम जो है वो अनयूजुअली हाई आयनाइजेशन थेरेपी को शो करता है, तो आप कह सकते हो भैया इनका जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉन इक्वेशन है, इस वजह से शो करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा द मेटल विद द हाईएस्ट डेल्टा एच एटोमाइजेशन की बात हुई है, तो सबसे हाईएस्ट इसमें किसकी होती है? तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने देखा था कि भैया ये किसकी होती है, वेनेडियम की होती है, राइट। यस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है लोएस्ट टू हाईएस्ट कैसा रहता है। तो आप कहोगे लोएस्ट टू हाईएस्ट मुझे मेल्टिंग पॉइंट अगर बताना है तो जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, और इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्रोमियम सबसे आगे रहना चाहिए, जिंक सबसे पीछे रहना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, यानी ये +1 +2 +3 +4 कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है। अब वेरिएबल क्यों शो होती है कि देखो पहले तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर एक बार एस में से निकले तब डी में से निकले, फिर अब यहाँ पर भी वही है जो मैंने आपको पी ब्लॉक के अंदर समझाया था। कहीं ना कहीं जो आपका
इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी काम कर रहा होता है। वहां पर क्या था, वहां पर 1 यूनिट का फर्क आता था, यानी +1 +2 +3 ऐसे 1 यूनिट का फर्क आता था। यहाँ पर फर्क आता है 2 यूनिट। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो ये कंपाउंड शो कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरीके से देख रहे हो, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है। मैग्नीज देखो सबसे वाइडेस्ट रेंज दिखाता है। मैग्नीज सबसे वाइडेस्ट रेंज क्यों दिखा सकता है, क्योंकि मैग्नीज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो लूज करने के लिए ज्यादा है ना। मतलब वो 5 आपके डी से निकाल देगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंट क्या होता है 4s2 3d5, तो 5 आपके डी से निकाल देगा, एस से आपके 2 और निकाल देगा, तो सबसे वाइडेस्ट रेंज है, ठीक है। और जिंक जो है वो +2 की स्टेट शो करता है, क्योंकि 3d10 उसका बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपर जो है उसका भी 3d10 बहुत स्टेबल है, तो खाली 4s से एक निकाल देगा, 4s से दूसरा निकाल देगा, तो +1 +2 शो करता है। तो इन दोनों को तो एक्सप्लेनेशन समझ आ गया। स्टार्टिंग में भी भाई देखो सारे की सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है वो सब शो होती ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, वो हैवियर एलिमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर एमओ बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा, क्या है ये। देखो होता क्या है, होता क्या है, जैसे आप इस वाले ग्रुप की बात करोगे, जो आपका क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन वाला ग्रुप था, ठीक है। इसकी क्या है कि +6 की स्टेट जो है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ये ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाती है, समझना। होता क्या है कि ये हैवियर मेटल्स हैं, ये हैवियर मेटल्स हैं सारे के सारे। जैसे-जैसे मेटल और हैवी होता जा रहा है, मतलब मोलिब्डेनम का जो +6 का स्टेट है और टंगस्टन का जो +6 का स्टेट है, वो क्रोमियम के +6 के स्टेट से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैवियर मेटल है, इसका साइज छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब साइज जब छोटा हो जाता है, तो जो इनके एमओ यानी इनके जो बॉन्ड बनेंगे ऑक्साइड के, इनके जो ऑक्साइड्स के साथ बॉन्ड बनेंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने की वजह से ये क्या करते हैं, ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं सारा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइज क्या है हमारा, छोटा ही है साइज, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, तो जैसे जैसे कहीं ना कहीं मेटल हैवी होता जाता है, वैसे वैसे स्ट्रॉन्गर एमओ बॉन्डिंग शो होना चालू हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉम्प्लेक्सेस में शो कर सकते हैं। जैसे निकिल कोबाल्ट के, ये निकिल सीओ के साथ मिलके, FeCO के साथ मिलके, कोबाल्ट बोल दिया मैंने इसको, कोबाल्ट नहीं है ये, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, सीओ होता है। सीओ क्या होता है, आपको अगर मैंने पढ़ाया था, ध्यान हो, ये पाई एक्सेप्टर्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था। पाई एक्सेप्टर्स क्या होता है, देखो इनके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बैक बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की जरूरत ही नहीं है। 4 सीओ आए, इसके साथ भाई साहब उन्होंने बॉन्डिंग बनाई, बैक बॉन्डिंग बनाई, ठीक है। एक तो नॉर्मल बॉन्डिंग बन गई, एक बैक बॉन्डिंग बन गई, दोनों बॉन्डिंग बना के इन्होंने अपना कंपाउंड बना लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी, इलेक्ट्रॉन लूज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है चूंकि इन दोनों के पास, तो ये इस तरीके से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो मैग्नेटिज्म जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। चार तरीके के मैग्नेटिज्म होता है। पहला होता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऑक्सीजन को जो है वो डायमैग्नेटिक समझते थे, जब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोला गया कि भाई ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड है। दो अनपेयर्ड का मतलब ये नहीं कि वो पेयर्ड हो गए, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अच्छा, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, इनके सारे ही पेयर्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, इनके पास काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर होता क्या है कि ये अलाइंड होते हैं, एक ही दिशा में अलाइंड होते हैं। मतलब जैसे चार चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दिशा में अलाइंड है, और चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दूसरी दिशा में अलाइंड है। तो काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में अलाइंड होते हैं, उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक आता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में पेयर्ड होते हैं, तो ऑलमोस्ट जीरो अट्रैक्शन शो करते हैं। तो ये चार तरीके की मैग्नेटिज्म्स होती हैं। और इसमें खाली जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो पहले की दो ही है, जो अभी यहाँ पर हमको केमिस्ट्री में पढ़नी है। बाकी फिजिक्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर सवाल आता है, जैसे मान लो क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, तो आपको याद होगा कि लिगेंड्स के साथ ये जुड़ते हैं। जब लिगेंड्स के साथ ये जुड़ते हैं, तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था, वीक फील्ड लिगेंड होता था, याद करो। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था, तो क्या होता था कि पेयरिंग करा देता था। वीक फील्ड लिगेंड होता था, तो पेयरिंग नहीं कराता था। तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस फॉर्म में लिगेंड के फॉर्म में निकलते थे। पर अगर लिगेंड नहीं है, जैसे क्रोमियम ही ले लो, आपसे पूछ लिया जाए कल को क्रोमियम किस मैग्नेटिक मोमेंट में एग्जिस्ट करेगा किसी और कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो आप कह सकते हो भैया 5 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला अंडर रूट n n+2, और इस तरीके से निकल कर आता है।
तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 का अंडर रूट यानी 35 का अंडर रूट, तो 35 का अंडर रूट जो निकल कर आएगा वो आप कह सकते हो 5.92, ठीक है, कहीं ना कहीं 6 के आसपास। तो ये अनपेड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन पे इतना बेंडिंग मोमेंट, यानी इतना बेंडिंग मोमेंट नहीं, सॉरी, इतना मैग्नेटिक मोमेंट निकलकर आ जाता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकलकर आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें खाली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का ही फॉर्मूला को लेकर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और इसका ऑर्बिटल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, खाली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही हमको फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट दे देता है। तो कल को आपसे पूछ लिया जाए भैया स्पेनेडियम का मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने और इस फॉर्मूले में पुट करने, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब इनके कलर की बात हो जाए थोड़ी। अब देखो क्या होता है, जो डी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या चीज प्रॉपर्टी होती है कि यार ये ना सर्टेन कलर्स शो करते हैं। अभी सर्टेन कलर्स क्यों शो करते हैं पहले समझ लो। इनका क्या है, इनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है 1 से लेके 9 तक, तो ये डी डी ट्रांजिशन शो कर सकता है, यानी डी ऑर्बिटल से कूद के अगले डी ऑर्बिटल में जा सकता है इनका इलेक्ट्रॉन। जब ये डी डी ट्रांजिशन शो करता है तो कुछ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी कुछ वेवलेंथ होती होगी एनर्जी की। अब जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसकी उल्टी वेवलेंथ की लाइट हमको दिखती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करा, कूद के हायर हायर डी ऑर्बिटल में गए, ऐसे समझना, या इस लॉजिक से समझोगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। आपने लाइट एब्जॉर्ब करी, ठीक है, मैं ऐसे समझो, मैं एक डी, इनका डी में इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, मेरे पे सामने किसी ने गोली मारी, गोली मतलब एनर्जी मारी, ठीक है, और मैं कूद के ऊपर चला गया, कूद के ऊपर गया, ठीक है, कूद के ऊपर जाके मैं नीचे आ गया। बहुत जल्दी होता है, बहुत मिली सेकंड, नैनो सेकंड में कहोगे, नैनो सेकंड में नहीं, और कम टाइम मान लो, 10⁻⁻15 सेकंड मान लो, ठीक है, उसमें जल्दी से ये काम होता है। ये काम जल्दी से हुआ, जितनी एनर्जी मैंने अब्सॉर्ब करी थी ये कूदने के लिए, ठीक है, वो एनर्जी जो मैंने अब्सॉर्ब करी, तो उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ मैंने अब्सॉर्ब करी होगी। एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ इस तरीके से आप देख सकते हो ना, एनर्जी से वेवलेंथ इस तरीके से रिलेटेड होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ वेवलेंथ मैंने अब्सॉर्ब करी होगी। जो वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, बट हाँ वेवलेंथ भी आप इससे निकाल सकते हो, बट हाँ जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ मैंने अब्सॉर्ब करी होगी, अब आप उसके से ये कह सकते हो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलर है वो दिखेगा आपको। एग्जाम्पल एग्जाम्पल विबग्योर लिख लो, ठीक है, विबग्योर लिख लो, समझो, मैंने कहा विबग्योर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैंने ये एब्जॉर्ब करा तो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी ये कलर दिखेगा, उसका उल्टा कलर मुझे नजर आएगा, राइट, ये छोटी सी चीज है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, डी डी ट्रांजिशन जो नहीं दिखा पाएंगे उनको तो कलर होगा नहीं, जैसे स्केनेडियम +3 इनके पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, टाइटेनियम +4 इसके पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी 0 है, क्योंकि सारा डी लूज कर दिया, 4s में भी लूज कर दिया, तभी तो ये बना होगा। तो ये तो कोई ट्रांजिशन दिखा नहीं पाएंगे। अच्छा, ट्रांजिशन s के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते, डी के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। D10, अब D10 पूरा भरा हुआ है, तो जब खाली ही नहीं है ऑर्बिटल तो कहां कूदेंगे, तो Cu+, Zn+, Cd+2, Hg+2, Hg भी ऐड कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं कलरलेस साइन हो गए। क्यों कलरलेस साइन हो गए भैया, ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा, ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा तो कलर क्या दिखेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब कलर देख लो, क्या क्या कलर ही शो करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे कलर्स यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है। इसका भाई साहब इसको एक बार देख जाना, इस पर सवाल आए हैं पास में कि भैया मैग्नीज का कलर बता दो क्या रहता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट कलर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है, पहला तो ये ऑब्वियसली मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज है। मैग्नीज का +2 का स्टेट और +7 का स्टेट दोनों का कलर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे जो सबसे ज्यादा कलर अलग अलग कलर शो करता है वो है वेनेडियम, क्यों, क्योंकि देखो चारों अलग अलग कलर, ऑलमोस्ट चारों अलग अलग कलर शो कर रहा है। क्रोमियम जो है वो ये 3 कलर शो करता है, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखो, मैग्नीज का ध्यान रखो, क्रोमियम का ध्यान रखो, वेनेडियम का ध्यान रखो, ठीक है। और इसके अलावा जिसका ख्याल आपको रखना है वो है कलरलेस साइन, जो D0 पर है, D10 पर है, वो तो कलरलेस है, राइट। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, जरा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कलर्स मैंने आपको बता दी क्यों एग्जिबिट होते हैं और उसका रीजन क्या है, ये सारा कुछ आपको समझा दिया। अच्छा, इसके अलावा अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कैटलिस्ट की बात करते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो ये डी एलिमेंट्स हैं ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, और हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी हमने क्या करा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही पढ़ा था, और साथ में ये कैटलिस्ट भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो होता क्या है कि इनके पास क्या है, स्मॉलर हाईली चार्ज आइंस हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि Fe+3 है, CO+2 है और Cr+3 है, ठीक है, इनकी चार्ज डेंसिटी तो बहुत हाई है, चार्ज अच्छा खासा है इन पे, ठीक है। पर होता क्या है, इनका साइज भी बहुत छोटा है। साइज छोटा कैसे हो गया,
क्योंकि यार डी का बहुत पुअर शील्डिंग है, राइट? इलेक्ट्रॉन जब एस से निकल गए तो डी में ही रह गए, ठीक है? तो और पुअर शील्डिंग हो गया। तो आप समझ रहे हो? तो कहीं न कहीं जो जब पुअर शील्डिंग है तो साइज बहुत छोटा है, तो साइज छोटा है, चार्ज आयन्स है, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है, जो लिगेंड्स के लोन पेयर है, लिगेंड ले लो, जैसे ये लिगेंड है, ठीक है? इसके जो लोन पेयर है, ठीक है? उसके लोन पेयर से इसके जो लोन पेयर है, ठीक है? इसके लोन पेयर से क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं, फटाफट से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की ये एक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अच्छे खासे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। साथ में इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या करता है, जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर भैया डोनेट कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कई टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, कई टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इनकी एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी है कि भैया ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट बदल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, देखो यहाँ पे देखो आप, ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है? तो +2 +3 +4 +5, यानी एक डी लूज करा तो दूसरी स्टेट आ गई, एक 4s लूज करा तो दूसरी स्टेट आ गई। तो जो जितनी ज्यादा अच्छी स्टेट दिखा रहा है, उतना बेहतर तरीके से वो कहीं ना कहीं कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा। अब देखो, ये बात नजर करो आप, यहाँ पे वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, 4 या 5 और ये 6 अलग अलग स्टेट्स, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेहतर कैटेलिस्ट की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये फटाफट से अगली ऑक्सीडेशन स्टेट में कूद जाते हैं, ठीक है? अब ऐसा होता क्यों है, देखो समझ लो। अब चूंकि ये अगली ऑक्सीडेशन स्टेट में कूद जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पिक बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को पिक करके सामने वाले, मतलब रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन पिक करके प्रोडक्ट को दे सकते हैं बहुत जल्दी। इस वजह से ये कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। साथ में कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेते हैं। भैया देखो, रिएक्टेंट से फटाफट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन खींचा उससे, प्रोडक्ट फॉर्म करा, ठीक है? प्रोडक्ट उधर से उठाया, उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा और जल्दी से इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करा दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से भी होता है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से भी होता है। तो ये ज्यादा डी ऑर्बिटल में फटाफट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से होता है। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ लिया, देखो मैं ये चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुमको लगेगा ये चीजें बताने का मतलब क्या जेईई मेंस के हिसाब से, इसलिए बता रहा हूँ, असर्शन रीजन में पूछी जा सकती है। अब असर्शन रीजन में अगर आपके आ गया कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द हायर कैटालिटिक प्रॉपर्टी या वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे भैया देखो, एक तो उनका ऑक्सीजन स्टेट बहुत आराम से चेंज हो जाता है, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, कॉम्प्लेक्सेस फटाफट फॉर्म कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा, इलेक्ट्रॉन उनसे अपने डी ऑर्बिटल में लिया, उधर गए, प्रोडक्ट के पास गए, प्रोडक्ट के पास जाके वो इलेक्ट्रॉन उनको दे दिया, और उनके साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा या कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया और फटाफट से रिएक्शन करा दी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से आराम से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, साथ में लार्ज सरफेस एरिया भी है इनका। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में जा भी सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज सरफेस एरिया वाला, ठीक है? अब जैसे कुछ कुछ जगह जहां जहां कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, वो ये है, जैसे टाइटेनियम जो है वो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में काम करता है। वेनेडियम जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम करता है। मैंगनीज जो है वो डिकम्पोजिशन में काम करता है इसके KClO3 के, ठीक है? प्लैटिनम और रोडियम आपके ऑस्वाल्ड प्रोसेस में काम करता है। आयरन प्रमोटर की तरह काम करता है हेबर्स बॉस प्रोसेस में, ये नाइट्रोजन के प्रिपरेशन ओ सॉरी अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ये प्रोमोटर की तरह काम करता है। मोलिब्डेनम यहाँ पर क्या काम करता है, मोलिब्डेनम पहले काम करता था यहाँ पर एज अ प्रोमोटर, बट आयरन अब काम करता है, ठीक है? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोलिब्डेनम और आयरन दोनों का यूज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आयरन, पीटी, RH, ये सारे के सारे कंपाउंड्स मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि भैया देखो ये आपको दे देगा इस रिएक्शन में कैटलिस्ट वो क्या है, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कौन काम कर रहा है, तो आप कहोगे ये काम कर रहा है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। साथ में देखो यार, इनकी प्रॉपर्टी है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कि जैसे इनके ना जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में नहीं है, स्टोइचियोमेट्री को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स इनको बोलते हैं। मोलर कांसेप्ट में भी आपने पढ़ा होगा। अब इनके इस तरीके के कंपाउंड ये क्यों फॉर्म करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, इनके जो मेटल लेटाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मेटल लेटाइज स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको समझाया था, कि जैसे इनका जैसे क्यूब ले लो एक, ठीक है? तो इनका स्ट्रक्चर ना कुछ-कुछ ऐसा दिखता है। ये इस तरीके के मेटल लैटिसेस बनाते हैं, कि क्यूब के हर कोने पे एक-एक एटम इनका चिपका हुआ है। इनके हर एक एटम, जैसे मान लो मैंने कहा देखो समझना, मैं एक चीज़ बनाता हूँ, ठीक है? मैं एक चीज़ बनाता हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए समझो। वैसे तो आपने चूँकि सॉलिड स्टेट जेईई मेंस के हिसाब से बच्चों ने नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो ये इनका एक एटम है, ठीक है? ये इनका एक एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, जिसमें 4 एटम इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है? अब होता क्या है समझना, इनके बीच में यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ पे जगह दिख रही है, राइट? ये जगह दिख रही है आपको, ठीक है?
हो क्या सकता है कि इस जगह पर क्या हो सकता है, इस जगह पर जो आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या बोरॉन है, वो यहाँ पे स्लिप करके आ सकता है। और जब वो यहाँ पर स्लिप करके आएगा, तो वो कहीं न कहीं इनके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, बट दैट विल बी नॉट अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, ठीक है? कहीं न कहीं 0.56 हो सकता है, 0.65 हो सकता है, इस तरीके के नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो जो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर लैटिसेस होते हैं, उसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, अलग-अलग तरीके के वॉइड्स आते हैं, ठीक है? और उन जो वॉइड्स में जो कार्बन और ये सब स्लिप हो जाते हैं, इस वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि भैया देखो, एक तो पहली बात ये है, इनका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अ जो अच्छा, एक बात और आप समझना यहाँ पे, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, जब वो बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, पहले तो बॉन्डिंग फॉर्म बहुत कम करते हैं, बट जब करते हैं ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं। हम एलॉयज के अंदर भी देखेंगे। तो ये चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और केमिकली इनर्ट है, लेस रिएक्टिव है, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव भी रहते हैं। मेटेलिक कंडक्टिविटी भी रिटेन रहती है, क्योंकि मेटल एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, जब हम एलॉय फॉर्मेशन की बात करेंगे, अब देखो एलॉय फॉर्मेशन में भी यही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मेटल्स के साथ ये कंपाउंड्स मिक्स होके, मॉल्टन या कूल्ड स्टेट में मिक्स होके उनकी प्रॉपर्टीज में इजाफा कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में बढ़ावा कर देते हैं कुछ। एक बार समझने की कोशिश करेंगे कैसे। देखो, जो मेटल एलॉयज है, ठीक है, मेटल एलॉयज है, उनका क्या होना चाहिए, अगर वो सिमिलर सिमिलर एटॉमिक रेडी है, 10-15% का ही रेंज में फर्क आ रहा है, तो बहुत आराम से आपस में मिक्स होकर एलॉयज फॉर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं सेम है, दो कंपाउंड है जो सेम सेम मेटेलिक बॉन्डिंग लगा रहे हैं, तो बहुत आराम से उनके इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करके इस तरीके की बॉन्डिंग फॉर्म की जा सकती है। अब एलॉय की प्रॉपर्टीज में समझ लो क्या फर्क आता है। एलॉयज जो बनते हैं, अब देखो नॉर्मल पेरेंट एटम ले लो, जैसे जिंक ले लिया मैंने, ठीक है, तो अब जिंक की प्रॉपर्टीज हो सकती है कुछ, बट जिंक जब किसी और के साथ मिलके ऐसा एलॉय बनाएगा जिनके साइज में ज्यादा फर्क नहीं, 10-15% का फर्क है, आप इस पॉइंट को पकड़ के रखना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसी हायर मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनका, क्योंकि बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब कोरोजन रेजिस्टेंट का जैसे एक एग्जांपल है कि मान लो जैसे क्रोमियम होता है, ठीक है, क्रोमियम है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई कंपाउंड है जो क्रोमियम के साथ मिक्स हो रहा है, जैसे ये समझ लो, जैसे ये है स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन क्रोमियम के साथ मिक्स होता है। क्रोमियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई क्रोमियम जो है वो अ, आपका कोरोजन से आपको रेजिस्ट कर देता है, कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉपर्टी क्रोमियम के साथ है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील में काम आ जाता है, और अलग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। अब देखो, मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि एटॉमिक साइज में 10-15% का ही फर्क आता है। सवाल कैसे आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आ रखा है, पूछ लिया गया था कि यार ब्रास में क्या डलता है, ब्रास में क्या डलता है, ठीक है, तो आप कहोगे जैसे कॉपर दे दिया, उसमें दूसरा कंपाउंड पूछा था, दूसरा कंपाउंड क्या होता है जो ब्रास में डलता है, तो आप सोचोगे सोचोगे क्या डलता है। आप ना, अगर आपको पता है, जैसे अगर आपको याद है कॉपर जिंक डलता है, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन डलता है, बट अगर आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप दिमाग चला सकते हो कि इसके आसपास का साइज किसका है। कॉपर और जिंक का साइज लगभग आसपास का ही होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो काफी सेम सेम है। तो आप कहोगे हाँ, ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, शायद ये दोनों एलॉयज फॉर्म कर सकते हैं, बॉन्ड नहीं, सॉरी, एलॉयज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कहीं पर अगर पूछा जाए स्टेनलेस स्टील या कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज, तो आप उसमें कहोगे भैया क्रोमियम, क्रोमियम वेनेडियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीज और निकल, ये सब जो कंपाउंड्स हैं, ये सब कोरोजन रेजिस्टेंट रहते हैं। इसमें क्रोमियम सबसे ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट रहता है, वो स्टेनलेस स्टील बनाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स की। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आपको मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी ये चीज समझाई है कि जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि जैसे मुझे अभी, मैं दो टाइप के रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करूंगा, क्योंकि इनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +2 और +3 ही सबसे ज्यादा एग्जिबिट करते हैं ये लोग, ठीक है, बाकी भी एग्जिबिट करते हैं, जैसे Cr+6 में भी रहता है, बट मोस्टली ये +2 +3 ही दिखाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे +2 की स्टेट है, ठीक है, और ये मेटल है, तो जब मेटल +2 की स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो अगर मान लो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो आराम से चला जाएगा। अगर नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू है, मतलब वो बहुत आराम से चला जाएगा। अगर पॉजिटिव में आ गई वो वैल्यू, मतलब वो रिएक्शन बहुत मुश्किल है। मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल का एप्लीकेशन बता रहा हूं, ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन के अंदर घुस जाऊंगा तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, समझाना पड़ेगा, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ढंग से समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मोटा मोटा समझ लो कि भैया जब ये मेटल जो है वो +2 की स्टेट में, जब मेटल जो है वो इस तरीके से था, और जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 की स्टेट में चला जाएगा, वो रिएक्शन कितनी फीजिबल होगी,
कितनी वायबल होगी और +2 का स्टेट कितना स्टेबल होगा, ये चीज आपको कहीं ना कहीं रिडक्शन पोटेंशियल बताता है। अब इसको ई नॉट वैल्यूज हम लोग देते हैं, आप समझने इन सब सारा डिस्कशन को समझना क्या है। देखो हाफ सेल रिएक्शन कैसा दिखेगा, वो तो ऐसा दिखेगा, वो तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा अब बात समझना, जितना ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका मतलब क्या है कि M+2 से M बनना बहुत आसान हो गया, मतलब ये बहुत आराम से स्टेट में आ जाएगा, बहुत आराम से स्टेट में आ जाएगा। तो मेटल जो है बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई। मतलब एग्जांपल के लिए समझो कि अगर मान लो इसका ई नॉट वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये रिएक्शन फीजिबल है, ये रिएक्शन फीजिबल है, मतलब ये M+2 इसका बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये तुरंत क्या होगा मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो कि तुरंत मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो है क्या कि मेटल जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अच्छा इसी तरीके से अगर ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है तो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन बहुत मुश्किल है। रिडक्शन मतलब इसका रिडक्शन, इसका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये वाली रिएक्शन आगे फीजिबल ही नहीं है, तो M+2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, राइट। तो ये छोटी सी चीज है, आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये पूरा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो ये ऐसे हाफ शेल रिएक्शन आप लिखोगे, ई नॉट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मेटल ज्यादा स्टेबल है, ई नॉट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब जो ज्यादा, अगर मान लो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये बनेगा ही नहीं। जब ये बनेगा ही नहीं, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि रिडक्शन बहुत मुश्किल हो गया, इसका जो रिडक्शन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत मुश्किल हो गया, तभी तो ये नहीं बनेगा। अब जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत मुश्किल हो गया, इसका मतलब क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जब 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 इसमें एडिशन आसान हो गया, बहुत आराम से ये चीज बन गई, ठीक है, तो मेटल जो है बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, राइट। बात समझनी पड़ेगी। और हम देखो, हम इसकी बात ही नहीं करते, हम इसकी बात ही नहीं करते। जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं खाली मेटल का, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है तो +2 में बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहे हैं, जब नेगेटिव है तो +2 में इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो रहे हैं। अब जब +2 की स्टेट होगी तो बहुत आराम से ये बन जाएगा, जब +2 की स्टेट नहीं होगी तो बहुत आराम से नहीं बनेगा। उसी केसेस सब कह सकते हो भैया, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा अब 3D की जो सीरीज है, ई नॉट का ट्रेंड आप देख सकते हो, स्टार्टिंग के कंपाउंड्स नेगेटिव शो करते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होता जा रहा है, यानी लेसर नेगेटिव होता जा रहा है। और लेसर नेगेटिव होते होते कॉपर जो है वो देखो फाइनली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, फाइनली क्या हुआ, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जिंक फिर भी पीछे रहता है, जिंक अगेन एनॉमली शो करता है ड्यू टू इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट डी ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी देखो डी ऑर्बिटल, इसमें आप स्ट्रेंथ देख सकते हो, अगेन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, चूंकि टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो टाइटेनियम यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सवाल छोटा सा है, पूछा जा सकता है, इसको लिख लेना कहीं, एटोमाइजेशन एनर्जी में वेनेडियम सबसे आगे होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने की बात आएगी तो टाइटेनियम सबसे ज्यादा हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी तो क्रोमियम सबसे ज्यादा हो जाएगा, साइज की बात आएगी तो सिरेनियम सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अच्छा सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली कॉपर, अगेन कॉपर ही एक ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है। अच्छा होता क्या है, एक चीज अगर आपको पता हो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी हो कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं, वो कहीं ना कहीं जब इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ वाला जो रिएक्शन होता था, जो हाइड्रोजन के साथ वाला पूरा कहानी होती थी, उसमें वो एनोड पे हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। ध्यान करो, हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट कर सकते। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एनोड पे हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट कर सकता, तो आप कहोगे, आपको याद होगा जो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज बनती है उसमें हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, इसके नीचे के सारे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं, इसके ऊपर के सारे नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं एनोड पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते जब उनका वो केमिकल सेल बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। जो ऊपर के होते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाले होते हैं, वो सारा हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कल को सवाल पूछ लिया जाए कि भैया हाइड्रोजन, कौन एनोड पे हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, तो आप कहोगे कॉपर नहीं निकाल सकता, क्योंकि कॉपर क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिखा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, एक इस पे, एक टाइटेनियम पे, ये 2 क्वेश्चन, सॉरी 3 नहीं, 2 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं आगे। अच्छा
क्या क्या डिटरमाइन करता है ये चीज? देखो अब जैसे किसी से पूछ लिया जाए कि इसका कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है, तो देखो मैंने यहाँ पर ना आपको रीजनिंग के साथ लिख दिया। ये बहुत 3 स्टेप साइकिल होती है ई नॉट वैल्यू की। कैसे? देखो पहले समझो कि प्लस टू में कन्वर्जन होता कैसे है। मेटल है, पहले मेटल सॉलिड में है, पहले वो गैस में गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया, यानी एटोमाइजेशन एंथैल्पी आ गई। तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम रहेगी उतना बेहतर है, बहुत आराम से रिएक्शन हो जाएगा। फिर एटोमाइजेशन एंथैल्पी के बाद जब गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया, तो सॉरी गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया, गैसियस एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी पहली और दूसरी कम होनी चाहिए। ठीक, अब आयनाइजेशन एनर्जी जब मैंने लगा ली, उसके बाद वो गैसियस फॉर्म में हो गया, अगेन उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ये ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, यानी पानी से ज्यादा प्यार होना चाहिए। तो ऐसा मोटा मोटा आप समझिए, ठीक है। अच्छा, अब एनॉमलीज को समझने की कोशिश करते हैं इसी के थ्रू। जैसे मैग्नीज की बात करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीज का क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने सोचा था कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी, बट ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से सबसे बहुत ज्यादा है। अब हाफ फिल्ड होने की वजह से इसका हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव हो गया, मोर नेगेटिव। कल को पूछ लिया जाए मोर नेगेटिव क्यों होता है, तो मोर अगर इनमें से कोई भी फैक्टर हाई होगा, इनमें से कोई भी फैक्टर हाई होगा, तो भैया उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मोर नेगेटिव होगा, क्योंकि एटमाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। फिर निकल का देखोगे ज्यादा नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा कॉपर का पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको मैंने ध्यान दिलाया था, कॉपर का पॉजिटिव होता है, एक ही जगह पॉजिटिव होता है पूरी सीरीज में। क्यों? क्योंकि उसका भी हाइड्रेशन जो है वो कंपेंसेट नहीं कर पाता है। और एक बात और भी होती है यहाँ पर, एक बात और भी होती है समझना, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों पॉजिटिव है समझना। कॉपर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कॉपर प्लस बना देता है। कॉपर प्लस क्या होता है, 4s0 3d10, ठीक है। अब इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दो, मैंने अभी आपको बताया था बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है सेकंड वाली। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जब बहुत हाई हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ई नॉट का वैल्यू मतलब बहुत हाई नॉट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, राइट, पॉजिटिव हो जाती है। तो अब इसी वजह से देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सीओ जो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता डाइल्यूट एसिड से, खाली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स ही डिसॉल्व कर पाते हैं कॉपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, हीट ऑफ एटमाइजेशन जो थी वो क्या होती है, वो कम होनी चाहिए, अगर वो कम है अच्छी बात है, ई नॉट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी ज्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो है वो इसकी वजह से आ सकती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। एटोमाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो उससे क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, बट आयनाइजेशन एंथैल्पीज में एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो एटोमाइजेशन एनर्जी क्या है ना, वो ज्यादा हो सकती है, पर दो कंपाउंड्स के एटोमाइजेशन एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट आयनाइजेशन थेरेपी में आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, समझ रहे हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर काम नहीं करता है। तो आयनाइजेशन थेरेपी हमेशा ज्यादा रूल आउट करेगी एज कम्पेयर टू एटोमाइजेशन एनर्जी, ठीक है। छोटी सी चीज है, ये 3-4 रीजनिंग है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अगली चीज की। जैसे मान लो +3 से +2 में जब मैं कन्वर्ट करूंगा, हाफ सेल रिएक्शन कैसी दिख रही होगी कि मैंने M+3 ले लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो +2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप देखो इसमें इसमें छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? अगर इस हाफ सेल रिएक्शन में मैं कहूंगा कि अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है, अगर मान लो एग्जाम्पल, अगर हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैंने अभी आपको समझाया था, अगर हाई पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर मान लो हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली +2 ज्यादा स्टेबल है, अगर लो नेगेटिव है तो यानी +3 ज्यादा स्टेबल है। तो आप हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे M +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक। अगर इसका ये ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है मतलब +2 ज्यादा स्टेबल है, ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है, नहीं +3 ज्यादा स्टेबल है। बात समझ आई? अच्छा एक चीज, दूसरी चीज क्या है, चूंकि ये रिएक्शन हो जा रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन हो जा रहा है, तो ये +2 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और अदरवाइज इसका उल्टा हो रहा होगा, राइट। अच्छा 3D सीरीज में आप देख लो, 3D सीरीज में आप देख लो, जिस जिसका +2 ज्यादा स्टेबल होगा उसमें इसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आएगी, सॉरी, जिसमें +3 ज्यादा स्टेबल होगा उसमें, हाँ सही से उसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे क्रोमियम +3 देख लो, आप क्रोमियम +3 देख लो, इससे इसमें रिएक्शन करने में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा इसने, ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि +3 ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है।
यहाँ पर भी आप देख लो, ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि Ti+3 ज्यादा स्टेबल है Ti+2 से, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे आप, अगेन +3 ज्यादा स्टेबल है। देन उसकी वैल्यू तो आप देख रहे हो पॉजिटिव होना चालू हो गई। पॉजिटिव होने का मतलब इन सबके +2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो कि क्रोमियम, टाइटेनियम और वेनेडियम इनका जो है वो +3 ज्यादा स्टेबल है और बाकियों का +2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इन लोग की जो ई नॉट वैल्यू है वो नेगेटिव निकल कर आती है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जो वैल्यू नेगेटिव है, और इन लोग की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आती है M+3/M+2 के जो जो आपका हाफ सेल रिएक्शन है उसकी, ठीक है। तो ये वाली चीज, ये पूरी की पूरी कहानी एक बार देख लेना जरूरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीआर इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। जैसे मान लो आपको सीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट एक में +2 दे दी, एक में +3 दे दी, तो आप कह सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि भैया ने समझाया था कि सीआर +3 से +2 वाली जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता था वो नेगेटिव होता था। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो इधर वाला पार्ट है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी +3 ज्यादा स्टेबल। दैट इज इट, सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और छोटा सा चिट्ठा है, ठीक है, छोटा सा चिट्ठा है, थोड़ा बहुत कंपाउंड्स का, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये चीज मैंने ऑलरेडी वैसे समझा दी है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी मैंने समझा दी है, एक बार आप पढ़ लेना। जो चीज मैंने पीछे पढ़ाई थी बस वही है, इसमें और कुछ अलग नहीं, ठीक है। बस एक केस कैनेडियम वाला है, कैनेडियम वाला पार्ट देख लेना कि कैनेडियम का जो ई नॉट वैल्यू है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है, क्योंकि जो कैनेडियम का +3 जो है, ठीक है, उसमें डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कैनेडियम का जो +2 है वो D1 में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यानी D1 अनस्टेबल है। तो कैनेडियम का +3 देखेंगे अगर हम, ठीक है, स्केरिडियम का +2 देखेंगे हम, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इधर आ गया। स्केरिडियम का +3 बहुत हाईली स्टेबल है, बहुत हाईली स्टेबल है। और +2 क्या है? +2 का मतलब क्या है कि एक डी में एक इलेक्ट्रॉन है ही, तो वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि इसका जो ई नॉट का वैल्यू है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है। बाकी की चीजें मैंने समझा दी थी ऑलरेडी, ठीक है। मेमोरी में याद रख सकते हो, जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसका हाई ई नॉट वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट साइज पर अगर कुछ स्टेबल है तो उसका मतलब ई नॉट वैल्यू उसका पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब आयंस की बात कर लेते हैं। अब देखो, अभी हम लोग दो तरीके के आयंस की बात करेंगे। एक तो क्रोमियम, जैसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करता है। इसके अलावा मैंगनीज की बात करेंगे, अभी मैग्नेट और परमैंगनेट आयन की। पहले यहाँ पे हम क्रोमेट और डाइक्रोमेट की बात करते हैं। तो क्रोमेट आयन जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें क्रोमेट क्या है, +6 की स्टेट में, ऑक्सीजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने का ये ऑलरेडी एक टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो ये +6 की स्टेट में शो होता है, और ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका कलर क्या है, इसका कलर यहाँ शो हो रहा है, येलो कलर है, ठीक है। टेट्राहेड्रली इसके अराउंड 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर इस तरीके से कंबाइंड होते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन एटम इस तरीके से कंबाइंड होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये बेसिक कंडीशन शो करता है, स्टेबल होता है हाई पीएच के ऊपर, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी हाई पीएच के ऊपर ही हो सकती है। अभी मैं एक चीज समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक टेट्राहेड्रॉन, ये आपको नजर आ रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। या आप खुद से बना भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा डायक्रोमेट आयन। अब डायक्रोमेट आयन आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 सीआर जो है, देखो 2 सीआर जो है, पहले पहले एक ही सीआर होता था इस तरीके से, ठीक है। एक ही सीआर था, तो हमने कहा सीआर 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 4 2 - 1 बन रहा है, इस तरीके का कंपाउंड। अब इसमें से एक सीआर ने क्या करा, एक सीआर ने क्या करा, ब्रिज बॉन्डिंग फॉर्म कर ली, इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग फॉर्म करी अगले सीआर कंपाउंड के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायक्रोमेट आयन, ठीक है। अब डायक्रोमेट आयन के अंदर भी आप देख रहे हो +6 ही स्टेट है, ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक है। ये वाला क्या था, ये भी क्या था, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका कलर ऑरेंज होता है, उसका येलो होता है, ठीक है। दो टेट्राहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर है, एक टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर, ये बात समझ में आ रही है, बीच में ब्रिज में ये है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एसिडिक कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होता है, यानी ये लो पीएच में ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्रोमेट आयन यानी वो बेसिक कंडीशन में ज्यादा स्टेबल है, और डायक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, इसी चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। अब पीएच डिपेंडेंसी मेमोरी से आप कैसे याद रख सकते हो, बेसिक कंडीशन में क्रोमेट और एसिडिक में डायक्रोमेट, वो इस तरीके से स्टेबल होता है। अब देखो होता क्या है, मैंने क्रोमेट आयन ले लिया, ठीक है, मैंने क्रोमेट आयन ले लिया, और क्रोमेट आयन में जैसे ही मैं H+ आयन ऐड करूंगा, ठीक है, H+ आयन ऐड करूंगा, तो वो क्या होगा, वो डायक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी इसी रिएक्शन को देखो ध्यान से, बट हम इसको भी आगे भी समझेंगे। इसको बस ध्यान से देख लो, इसमें जैसे हम H+ आयन ऐड करेंगे वो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, और ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। अभी अभी इसको यहीं छोड़ दो, समझाता हूँ मैं, समझाता हूँ, डोंट वरी, इसको यहीं छोड़ दो, परेशान मत हो, ठीक है। समझना, देखो आप समझते हैं, देखो जब मैं एसिडिक मीडियम में जाऊंगा, जब मैं एसिडिक मीडियम में जाऊंगा, ठीक है, यानी जब मैंने मीडियम एसिडिक कर दिया, तो H+ आयन मैंने प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड पे रख दिया, तो मैं डायक्रोमेट आयन उठाऊंगा, ठीक है। और डायक्रोमेट आयन का जब मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करूंगा, तो वो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये जो एसिडिक मीडियम में मैंने H+ आयन लिया, ठीक है,
इसने इसके ऑक्सीजन को, इसका जो ये ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन है यानी इसका जो O2 माइनस आयन होगा, इस O2 माइनस आयन को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस वजह से होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये केवल और केवल एसिडिक मीडियम में, यानी जहां प्लस साइन रिएक्टेंट साइड पर है वहीं पर ही हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये देखो, ये बाकी मैंने देखो डायक्रोमेट आयन का प्रिपरेशन भी यहाँ पर दे दिया है। एग्जाम्पल ये कहाँ से प्रिपेयर होता है, क्रोमाइट ओर होता है, ठीक है, तो आयरन क्रोमाइट ओर है। इसमें इस तरीके से Na2CO3 और O2 डाला जाता है और फिर ये फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म हुआ है, क्रोमेट फॉर्म हो गया, येलो होता है ना क्रोमेट, क्रोमेटाइन फॉर्म हो गया। और फिर अगेन क्रोमेटाइन में मैंने आपको बताया था, जैसे ही क्रोमेटाइन में आप H प्लस आयन ऐड करते हो वैसे ही आपका डायक्रोमेटाइन मिल जाता है। डायक्रोमेटाइन KCl से रिएक्ट करके K2Cr2O7 बन जाता है और यहाँ से हम डायक्रोमेटाइन निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इसके ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं, NaCl के नहीं, इसके ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था, पीछे वाली रिएक्शन में समझाया था कि ये देखो, जब हमने क्रोमेटाइन लिया था, क्रोमेटाइन में जैसे ही हम H प्लस आयन मिलाएंगे वैसे ही डायक्रोमेटाइन बन जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में एडजस्ट, ये इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे नजर कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन यहाँ यहाँ से भी आप देख सकते हो, H प्लस आयन हमको बता रहा है कि एसिडिक मीडियम है, यहाँ से भी आप देख सकते हो ये रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्डिंग होगी, आगे की तरफ फॉरवर्डिंग होगी तो Cr2O7 यानी डायक्रोमेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जब ये पीछे की तरफ फॉरवर्डिंग होगी तो कहना कि ये आपका जो क्रोमेट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, पर आपको समझ आया कि क्रोमेट आयन, डायक्रोमेट आयन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल क्यों होता है और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों एसिडिक मीडियम में शो होती है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो H प्लस आयन होगा ना, Cr के साथ जो O जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो O जुड़ा हुआ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हम कह सकते हैं कि भैया इसकी एक ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कॉमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लो, अब चूंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, कल को अगर ये 6i माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या कर देगा, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है। H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो H2S को S में कन्वर्ट कर देगा। Fe+2 के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe+C में कन्वर्ट कर देगा। कल को मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि भैया Fe+2 प्लस K2Cr2O7 इसका रिएक्शन अगर मैम ने आपसे पूछ लिया तो आप क्या कहोगे मेरे से, इसका रिएक्शन में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया होता क्या है कि देखो, ये अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, पहले इसके O1 इसके इसके O7 को तो यहाँ पर H2O में कन्वर्ट कर देगा, तो एक प्रोडक्ट तो H2O आ गया, प्लस क्या है, चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाता है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। बाकी की रिएक्शन अब आगे इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ये इतना भी लिख दोगे तो इतना ही में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यानी ये एसिडिक मीडियम में डायक्रोमेटाइन एक ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर में इन कंपाउंड को ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, ठीक है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। इसमें कोई छोटी सी चीज अगर रह गई हो कोवेलेंट से मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह गया हो तो वो भी हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छी तरीके से कवर करा दिया था आपको। बाकी क्रोमेट डायक्रोमेट आयन में का जो प्रिपरेशन है ना बेटा, क्रोमाइट ओर से, ये जो क्रोमाइट ओर से जो प्रिपरेशन है ये बार देख लेना, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, आयरन क्रोमाइट को पहले आयरन क्रोमाइट को पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करके इसमें सोडियम डिस्प्लेस करा गया, ठीक है, ताकि रिएक्शन आराम से हो जाए, ताकि सोडियम जो है वो ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम आराम से रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जब इसको एसिडिक मीडियम से रिएक्ट कराया गया तो डायक्रोमेट बना, डायक्रोमेट में फिर के लेकर आया तो K2Cr2O7 मिला जिसके ऑरेंज क्रिस्टल्स मिल गए। तो ये रिएक्शन एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, 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 1 मिनट मैं बाकी देख लूँ 2-3 चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट लिखी हों। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और छोटी-सी है, एक चीज़ और छोटी-सी है, ठीक है, जो कि हाँ, ये इसी के लिए मैंने कोवेलेंट खोली थी बेटा। एग्ज़ाम्पल के लिए समझो, देखो जैसे ये तो चलो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, जिसमें क्रोमेट जो है वो डायक्रोमेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। बट जैसे मान लो अगर कल को मैं डायक्रोमेट ले लूँ, ठीक है, डायक्रोमेट ले लूँ, ठीक है। डायक्रोमेट ले लूँ और उसको मैं बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करा लूँ, ठीक है? तो यही यही इक्विलिब्रियम जो है उल्टा हो जाता है और ये डायक्रोमेट जो है वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। डायक्रोमेट जो है वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो एक बात यहाँ पे नज़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कल को आपसे पूछा जा सकता है, ये तो चलो एसिडिक मीडियम की बात हो गई, ठीक है? कल को आपसे पूछा जा सकता है, इसका कलर क्या है? येलो है, इसका कलर क्या है? ऑरेंज है, इसका कलर क्या है? ऑरेंज है, इसका कलर क्या है? येलो है। कल को आपसे पूछा जा सकता है कि एसिडिक मीडियम में किस कलर से किस कलर में चेंज आता है और बेसिक मीडियम में किस कलर से किस कलर में चेंज आता है। तो आप कहोगे भैया एसिडिक मीडियम में येलो से ऑरेंज गया है ये और बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो गया है, ठीक है? तो ये छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं परमैंगनेट आयन की और मैग्नेट आयन्स की। अब देखो
होता क्या है कि जैसे पहले तो बात कर लेते हैं मैग्नेटाइन की। तो मैग्नेटाइन कुछ इस प्रकार का आपका दिख रहा होता है। इसमें Mn क्या है, +6 की स्टेट में है और Mn जो है वो कहीं न कहीं उसके पास D1 एक रह गया। तो इस वजह से क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक है। पास्ट में मैंने जो दोनों आपको दिखाए थे वो डायमैग्नेटिक थे। इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। ग्रीन कलर का इसका कलर होता है। ठीक है? बाकी स्टेबिलिटी खाली ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में ही स्टेबल होता है और बाकी ये न्यूट्रल और एसिडिक में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ये मैं भी अब इसका डिस्कशन करूँगा। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा पर मैग्नेटाइन की बात करेंगे तो देखो, अब आप कहोगे यार पर मैग्नेट का फॉर्मूला और मैग्नेट का फॉर्मूला तो सेम ही है। ठीक है? मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटाइन का फॉर्मूला ये है, पर मैग्नेट का ये है। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 4 ही ऑक्सीजन जुड़े हैं मैग्नेट में और पर मैग्नेट में भी 4 ही जुड़े हैं। बट पर मैग्नेट में क्या है कि सातों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ठीक है? एक रह नहीं गया है और मैग्नेट में क्या है, सातों नहीं लूज हुए। D1 में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है और चूंकि इसमें सातों लूज हो गए हैं तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। ये कलर कौन सा शो करता है, पर्पल या वायलेट कलर शो करता है। इसकी ज्योमेट्री भी sp3 है, ज्योमेट्री भी सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है? और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है ऑब्वियसली पिछले वाले से। स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, देखो पिछला वाला वो बेसिक सोल्यूशन में ही स्टेबल था। ये वाला क्या है, ये खाली न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशन में ही स्टेबल है। ठीक है? और चूंकि ये न्यूट्रल ऑक्सीडाइजिंग सॉरी न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में स्टेबल है, तो ये ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है इन एसिडिक मीडियम। जो कि हमने अभी देखा था डायक्रोमेट के अंदर भी, वो भी क्या कर रहा था, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग पावर शो कर रहा था जब एसिडिक मीडियम में डाला गया था। ठीक है? अच्छा, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज दिखाई कि पहले मैग्नेटाइन जो है, मैग्नेटाइन की बात करते हैं। देखो मैग्नेटाइन बेस में तो बहुत आराम से रिएक्शन शो करता है, बहुत बढ़िया है, बहुत स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में डाला जाता है, वैसे उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो होता है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आपको लास्ट में दिखाया था अभी पीछे कि क्या होता है, समझना। देखो, यहाँ पर Mn क्या है, +4 की, यहाँ पे क्या है Mn +6 की स्टेट में। ठीक है? ये है मैग्नेटाइन। जैसे ही एसिडिक मीडियम में डाला गया, जैसे ही एसिडिक मीडियम में डाला गया, तुरंत इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया पर मैग्नेट में, यानी +7 की स्टेट में, और तुरंत इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया +4 की स्टेट में। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैग्नेटाइन जो है वो पर मैग्नेटाइन में कन्वर्ट हो गया और +4 की स्टेट में कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम के अंदर। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग हाफ रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है? अब देखो, अगर मान लो एसिडिक मीडियम है तो ये मेरा क्या है, ये मैग्नेटाइन है। मैग्नेटाइन जैसे ही एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा, एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा, ये सॉरी ये पर मैग्नेटाइन है, पर मैग्नेटाइन है। पर मैग्नेटाइन तो एसिडिक मीडियम में काम करता है। पर मैग्नेटाइन जैसे ही एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है? ये बात हमको समझ आ गई थी। न्यूट्रल या माइल्डली अल्कलाइन मीडियम में डाला जाएगा तो भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है? अच्छा, स्ट्रांगली बेसिक में डाला जाएगा तो भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात समझना, आपको ये बात पता होनी चाहिए, तो मैं यही डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है? जो Mn, ये कौन सा आयन है, पर मैग्नेटाइन, यानी +7 की स्टेट में। ठीक है? ये चीज आप यही समझ लो। अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा रहा हूं या बेसिक में करा रहा हूं या या सॉरी न्यूट्रल में करा रहा हूँ, न्यूट्रल में करा रहा हूँ, ठीक है, या बेसिक में करा रहा हूँ। ठीक है? 3 तरीके के अलग-अलग मीडियम्स हो सकते हैं। अब इन मीडियम्स के बेसिस पर मैं अगर आपसे डिस्कस करूं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट और एन फैक्टर कितना निकल कर आएगा, तो समझना। जब Mn+7 की स्टेट में होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो Mn+2 के फॉर्म में फॉर्म होता है। एन फैक्टर कितना आ गया, 5। समझ आया ये रिएक्शन जो है? ठीक है? ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल। ठीक? अच्छा, अब Mn+7 जब न्यूट्रल स्टेट में काम करता है तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाता है। एन फैक्टर कितना आ गया, 3। क्या दिख रहा है क्लियरली? यस, ये वाला जो रिएक्शन है, यहाँ पे +7 था, किस में कन्वर्ट हो गया, +4 की स्टेट में। जब Mn+7 स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में होता है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं +6 की स्टेट में, +6 की स्टेट में। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है। एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो 3, 1 और 5 ये एन फैक्टर्स जो होते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पूछेगा, भैया हमने क्या करा, पर मैग्नेटाइन ले लिया, पर मैग्नेट में ही ऐसी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन शो होती है, कहीं और नहीं शो होती है, इसमें नहीं शो होंगी, क्योंकि ये तो भैया क्या एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए, पहले पर मैग्नेटाइन बनाएगा, पर मैग्नेटाइन बनाने के बाद ये रिएक्शन शो होगी। अब एक बात आप ध्यान से देखो, पर मैग्नेटाइन जब बना, यानी Mn+7 की स्टेट में जब आया, पर मैग्नेटाइन का जब रिएक्शन Fe+2 के साथ होगा तो क्या होगा, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर शो कर रहा है तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग की तरह Fe+3 में चला गया।
पर ये जो है ये +7 से गिर के +2 में आएगा अगर एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा +6 की स्टेट। तो एन फैक्टर की वैल्यूज आपको पता लग जाती है, ठीक है? छोटी सी चीज है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कॉमन ऑक्सीडेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए समझो, ये किस स्टेट में? +7 की स्टेट में। मैंने आपको बताया था I- जब ऑक्सीडेशन शो करता है, यानी जब इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन I- ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो I2 में कन्वर्ट हो गया। चूंकि ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है +7 की स्टेट से +2 की स्टेट में आया होगा। बिल्कुल हाँ, पानी तो बना ही होगा, पानी तो बना ही होगा। इसका जो H+ आयन है वो इसको ऑक्सीडाइज कर ही देता पानी में, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये तीनों प्रोडक्ट आप बना सकते हो इस रिएक्शन से। कल को आपसे इतनी रिएक्शन पूछ ली जाए तो आप तीनों प्रोडक्ट बना सकते हो। संकल्प भैया ने बताया था I- तो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। Mn जो है अगर +7 की स्टेट में तो +2 की स्टेट में कन्वर्ट होता है स्ट्रांगली एसिडिक में। और ये जो स्ट्रांगली एसिडिक का H+ आयन होता है वो O को ऑक्सीडाइज कर देता है पानी में, ठीक है? ऐसे आप यहाँ पे देखो, ये +7 की स्टेट में, ठीक है? इसका एसिडिक मीडियम में, तो Fe+2 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में। एसिडिक मीडियम में Mn किस में जाता है? Mn+2 में। खत्म हो गई कहानी, ठीक है? C2O4 ऑक्सिलेट आयन होता है, ठीक है? ऑक्सिलेट आयन आपका कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, ठीक है? ऑक्सिलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। H2S आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? S में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट निकल जाता है इसका। NO2- किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO3- में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद, एक टेबल बना सकते हो छोटी सी। NO2 NO3- में, H2S S में कन्वर्ट हो जाता है, C2O4 CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+2 Fe में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर, I- I- में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर। तो ये चीजें आप यहां से देख सकते हो, ठीक है? जब आपका एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक MnO4 में, ठीक है? चलो बाकी अगर बेसिक MnO4 भी होगा, बेसिक मीडियम भी होगा, तो आप कह सकते हो Mn +7 की स्टेट में है तो +6 की स्टेट में जाएगा, ठीक है? चलो अब जैसे एक देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। जैसे रिएक्शन Mn+2 सॉरी Fe+2 Mn+7 की स्टेट में है, पर मैग्नेट आयन है, ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम आपको नजर आ रहा है, ठीक है? इसमें एसिडिक मीडियम आपको नजर आ रहा है। इसमें पूछा गया इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? भैया हमको पता है कि Mn+7 की स्टेट में है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? Fe ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ये एक रिएक्शन है जिसमें CrO4 2- जो है वो H+ आयन ऐड करके क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? इसमें कलर चेंज कैसे हो रहा है? तो आपको समझ आ रहा है ये तो येलो होता है, ये तो ऑरेंज होता है, तो कहना कि येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल, ये येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। Mn+3 जो है, Mn+3 जो है और +2 जो है, इसका बहुत हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। Mn+3 टू Mn+2 का इसका E0 वैल्यू बहुत पॉजिटिव है। अब मैंने आपको बताया था भैया देखो, ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है, ठीक है? अब इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब आपका क्या होता है कि भैया इधर का जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है कि इधर के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये बताओ मेरे को। हमें इनसे मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्यों ऐसा होता है? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जब जब E0 की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव मतलब ये ज्यादा स्टेबल, E0 की वैल्यू नेगेटिव मतलब ये ज्यादा स्टेबल, ये पता था हमें, ठीक है? अच्छा अब छोड़ो, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि Mn+2 ज्यादा स्टेबल है, तभी तो E0 वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब Mn+2 ज्यादा स्टेबल क्यों है? उसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं? D5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जी हाँ। Mn+3 D4 है, अनस्टेबल है, हाँ तो ये और भी दोनों आंसर हो गए। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये तो बिल्कुल भी रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप इसकी रीजनिंग सी दे सकते हो, ठीक है? अच्छा, निकेल का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव क्यों होता है? मैंने अभी आपको समझाया था, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। निकेल का जो रीजन था, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आपको याद होगा ये तीन ही एंथैल्पीज होती थी जिस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब चूंकि इसका ज्यादा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। बात समझ आ गई? बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसके अलावा स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकेल वो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों क्यों यूज होते हैं? ये चार आपके पास रिएक्शन दिए हुए हैं। निकेल हार्डनेस बढ़ा देता है, आयरन इनर्ट बन जाता है, एलॉय डिसॉल्व हो जाते हैं। नहीं, ये तो तीनों नहीं होने चाहिए। क्रोमियम चूंकि वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देता है, इसलिए वो स्टेनलेस स्टील की तरह काम करता है, राइट? आंसर होना चाहिए। मैंने भी आपको बताया था कोरोजन रेजिस्टेंट वर्ड आ गया, अगर कोरोजन से रेजिस्ट करने का मतलब आ गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऊपर बहुत आराम से जो ऑक्साइड्स के साथ कंबाइन कर सकता है। मैंने भी आपको दिखाया CrO3 बहुत स्टेबल होता है +6 की स्टेट में, ठीक है? तो बहुत प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जो बना सकता है, ठीक है? केवल वही वही जो है एक कोरोजन रेजिस्टेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है?
अच्छा बाकी एक क्वेश्चन आपके सामने जैसे मैग्नेटिक मोमेंट कल को पूछ लिया जाए Fe+2 का 3d6 स्टेट में, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो आप कहोगे कि भैया अगर मेरे को इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ, इसमें मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करके मैं इसको निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आप इसको आंसर कर सकते हो। इसको मैं आंसर क्या बताऊं, चलो मैं बता क्या ही बताऊं। उसमें देखो 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, ऐसे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो होंगे। अनपेड कितने हैं, 4, तो 4 इंटू अंडर रूट में n+2 होता था ना, तो 4 + 4 + 2 यानी अंडर रूट में 4 इंटू 6 यानी 24 का अंडर रूट, 24 का अंडर रूट यानी 25 के आसपास आ रहा है ना, 24 का अंडर रूट 25 के आसपास आ रहा है यानी 5 के आसपास आ रहा है, तो 4.90 उसका आंसर होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। चलिए इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की और लैंथेनॉइड्स की। अब देखो यहाँ पर मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन आपके सामने अभी करा था वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में करा था, तो उसका आप खास ख्याल रखना। सारी प्रॉपर्टीज का बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहा है, इतना डिटेल में आपको किसी वन शॉट में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज उसको एक बार पढ़ के जाना और एक बार कोवेलेंट को वापस से रीड कर लेना। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है कि जब आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल को ध्यान से, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अलग ही रहते हैं, अलग ही ऐड किए गए थे, और जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल थी उसमें ऐड नहीं करे गए थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, अगर आपको ध्यान हो, जैसे जैसे ये है, ये लैंथनम है, ये एक्टिनम है, ठीक है। इसके बाद जो बीच का एरिया था, ये बीच का एरिया था, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो है 10-12 एलिमेंट और आने थे, पर वो अगर हम यहाँ ऐड करते तो पीरियोडिक टेबल बड़ी अजीब सी बन जाती। तो उसको हमने यहाँ से नीचे ऐड कर दिया, यहाँ से ऐसे करके नीचे ऐड कर दिया, और इसको हमने बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखो दो तरीके के होते हैं, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं, ये एक तो लेंथेनॉइड्स होते हैं और ये एक्टिनॉइड्स होते हैं। अच्छा लेंथेनॉइड्स नाम कहां से पड़ा, देखो भैया, देखो जो अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखोगे ना, तो इसमें एक एक एलिमेंट है लेंथनम। लेंथनम के बाद जो एलिमेंट आएगा ना, लेंथनम के बाद जो पूरा का पूरा ब्लॉक आया, जो हमने यहाँ नहीं ऐड करा, जिसको हमने नीचे ऐड कर रखा है, बट वो आया लेंथनम के बाद ही है, तो उसको हमने लेंथेनॉइड्स नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिनॉइड्स कौन से हो गए, जो एक्टिनम के बाद वाले आए, ठीक है। अब देखो इन एलिमेंट्स के ऊपर देख लो ध्यान से, आप एलिमेंट्स को देख लो, ये एलिमेंट्स हैं, याद करने की जरूरत क्या है, कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, कर सकते हो तो कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे वो मैं यहाँ पर आपको वैसे भी बता दूंगा, ठीक है। कर सकते हो तो कर लो, बहुत बढ़िया, कर लोगे तो बहुत अच्छा ही है, आपको पता रहेगा सबके इलेक्ट्रिक आपको ध्यान रखें, और खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज और भी देख लेते हैं कि इसमें जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा दिखता है, देखते हैं आओ। तो देखो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा दिखेगा कि डी में भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एस में भी जा रहे हैं और एफ में जा रहे हैं। अब चूंकि एफ में जा रहे हैं तो इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया है। अच्छा लेंथेनॉइड्स 4f सीरीज कही जाती है, जो 4f सीरीज मैंने अभी आपको दिखाई, ये सीरीज जो है 4f वाली है, ठीक है, इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन गए। ये सीरीज जो है 5f वाली है, इसमें 5f में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, समझ गए। इस वजह से इसको बोलते हैं 5f और 4f सीरीज, ठीक है। अच्छा अब लेंथेनॉइड्स को ना हम Ln+3 दे देंगे, जनरल, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी इसकी जगह आ सकता है, बस Ln+3 हम इनको जनरल नाम दे देंगे। इनका सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होता है। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया रहती हैं। +3 इनका सबसे स्टेबल स्टेट है, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा 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 +4 कहेंगे दिखा देते हैं, कहेंगे +2, बट +3 ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो भाई इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे EU+2 है, ये हाफ फिल्ड है, वेरी स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। YB+2 है, ये क्या है, ये फुली फिल्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये सीरियम होता है, सी भी +4 के स्टेट में काम करता है। +2 और +4 वाले केवल यही तीन है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। +2 और +3 वाले, +4 वाले खाली यही दो हैं, इसके अलावा यही तीन है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी के सारे क्या होते हैं, बाकी के सारे क्या होते हैं, +3 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, कॉल वॉल आते रहते हैं बीच बीच में। जस्ट अ मिनट गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल।
आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, तो उसको लेके बीच बीच में कॉल्स वगैरह लगे रहते हैं, लेट इट बी। तो +2 और +4 केवल केवल इन ही 3 कंपाउंड्स में शो होगा, इसमें +4 खाली सी में शो होता है, ये आपको पता होना चाहिए बस। बाकी मोस्टली +3 में एग्जिस्ट करते हैं। जनरल इलेक्ट्रोनेगेशन मैंने आपको दिखा दिया। इसमें क्या होता है, आप देखो एक चीज को, कोई आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि इसमें हम लोग ने जैसे सपोज करो अगर 4f इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है, 5f इलेक्ट्रॉन डाले, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर 4f में लेंथेनॉइड नाम तो दे दिया, बट लेंथेनम क्यों नहीं है यहाँ पर? ऐसे एक्टिनोइड नाम तो दे दिया, एक्टिनम नहीं है यहाँ पर, ऐसा क्यों? देखो, लेंथेनम और एक्टिनम में एफ में इलेक्ट्रॉन 0 है, लेंथेनॉइड में भी 0 है, लेंथेनम में भी 0 है, एक्टिनम में भी 0 है। तो होता क्या है, नाम इन पे पड़ गया, नाम इन पे पड़ गया, इसका मतलब क्या है कि नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसके बाद आ रहे थे। पर होता क्या है, दिस इज नॉट ट्रूली एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? तो ये ट्रूली एफ ब्लॉक एलिमेंट है नहीं, समझ गए? क्योंकि इनके पास भाई एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखो बेटा, होता क्या है कि एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत गंदी होती है। एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग गंदी होने का मतलब क्या है कि भैया जो न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? इसकी वजह से क्या क्या फर्क आता है, देखो, आ, जैसे जैसे हम अक्रॉस द, यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, एफ की शील्डिंग भी बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है। इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है अक्रॉस द पूरा का पूरा जो सीरीज है वो स्मूथली डिक्रीज होता रहता है। अभी हम खाली लेंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं, एक्टिनॉइड्स की बात नहीं कर रहे हैं। 4f वाले लेंथेनॉइड्स हैं, 5f वाले एक्टिनॉइड्स हैं। तो 4f वाली सीरीज की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ये जो है ये आपके लेंथेनॉइड्स हैं, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, अगले वाले एक्टिनॉइड्स फिर हम उसकी बात करेंगे। इसके अंदर आपको समझ आया, एटॉमिक रेडियस जो है स्मूथली डिक्रीज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा 4d और 5d वाले तो मैंने सारा आपको बता ही दिया था कि 4d और 5d वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4d और 5d के अंदर तो ऑलमोस्ट सेम सेम साइज रहता है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा फर्क आता नहीं है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इनकी बेसिसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था जनरली +3 की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और +3 की स्टेट में एग्जिस्ट करने के कारण होता क्या है कि ये लोग हाइड्रोक्साइड्स के साथ इस तरीके से कंबाइन कर जाते हैं। ये चूंकि हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो इनका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है ना कि इनका एटॉमिक नंबर ही ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, साइज क्यों कम? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इस वजह से इनका बेसिसिटी डिक्रीज होता जाता है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है? तो जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे बेसिसिटी कम होता जाएगा, यानी पहले वाले कंपाउंड को बेसिसिटी सबसे ज्यादा है और आखिरी वाले कंपाउंड का सबसे कम है, ठीक है? बहुत आराम से इसका चार्ज फ्रीली अवेलेबल है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है, तो चार्ज इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं, बस ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके अलावा इनका ना सेपरेशन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका साइज काफी काफी सेम रहता है, सभी कंपाउंड का साइज काफी काफी सेम रहता है, काफी इंडिस्टिंग्विशेबल रहता है। तो इसलिए ना ज्यादा मेथड्स हम इसमें लगा नहीं सकते इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा बाकी आप देख लो, जैसे इनके यूजेस क्या है, इनके ये मैंने यूजेस लिख दिए हैं कुछ कुछ, यहाँ पर आपके यूजेस इसलिए लिख दिए गए, हो सकता है आगे पूछ ही ली जाएगा भी, खुद से पढ़ लेना, ठीक है? जरूरी चीज है। अब बात करते हैं कलर एंड मैग्नेटिज्म की। अब जैसे डी वाले जो एलिमेंट्स थे उसमें क्या हो रहा था कि डी का ट्रांजिशन हो रहा था, इस वजह से होता क्या था, इस वजह से उनकी जो आपको ध्यान होगा डी के ट्रांजिशन की वजह से वो कलर शो कर रहे थे, क्योंकि वो लाइट अब्सॉर्ब कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ट्रांजिशन हो रहा था, इसकी वजह से कलर आ रहा था। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, इनके पास भी पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल है, ये एफ एफ ट्रांजिशन शो करते हैं। जहां पार्शियली फील्ड होगा वो कलर शो करेगा, जहां पार्शियली फील्ड नहीं होगा वहां पर कलर नहीं होगा। जैसे La+3 ले लो, ठीक है, Ce+4 ले लो, Lu+3 ले लो, Yb+2 ले लो, ये सब कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है? इनके पास एफ ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन नहीं है या तो जगह नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, ये तो कलरलेस आयनस होता है, ठीक है? बाकी जो है वो कलर शो करते हैं, बट बहुत ही वीक कलर शो करते हैं, सॉफ्ट पेस्टल कलर्स होते हैं, डार्क कलर नहीं शो करते। देखो, डार्क कलर तभी शो होगा ना जब बहुत अच्छा ओवरलैप हो, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर जाए और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तभी तो ज्यादा अच्छा कलर शो होगा। बट ये क्या करते हैं, ये ज्यादा इंटेंस कलर नहीं शो करते, क्यों? क्योंकि डीपली एफ ऑर्बिटल जो है वो डीपली बरीड रहता है, तो पुअर ओवरलैप रहता है लिगेंड्स के साथ, बहुत अच्छा ओवरलैप नहीं करता है एफ ऑर्बिटल। सबसे अच्छा ओवरलैप क्या रहता है भैया? एस का अच्छा रहता है, पी का अच्छा रहता है, डी का फिर उससे अच्छा रहता है, एफ का बहुत पुअर ओवरलैप रहता है, ठीक है? तो वी की ट्रांजिशन रहते हैं, ज्यादा अच्छे ट्रांजिशन नहीं शो करते। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ज्यादातर ये +3 की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ज्यादातर तो ये पैरामैग्नेटिक ही है, ठीक है? अच्छा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इनका ऐसे लाया करता है,
ये आपको शो हो रहा होगा। ज्यादातर तो ये पैरामैग्नेटिक ही है, एक दो इनका डायमैग्नेटिक रहता है। जैसे अगर मान लो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिनके पास, जैसे La+3 और Ce+4, वो आपका डायमैग्नेटिक है ज्यादातर, बाकी पैरामैग्नेटिक ही शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है। अब इसमें एक दो चीजें और भी हैं प्रॉपर्टीज की, अगर मैं बात करूंगा, एक बार मैं कोवेलेंट से भी देख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। कोवेलेंट हमें को क्या बताती है, कुछ अलग बताती है क्या? हम्म, कुछ ऐसा अलग तो नहीं बताती है। अच्छा, बाकी हाँ, छोटी सी चीज और कि मैंने शायद इसमें ऐड नहीं करी है कि कलरलेस साइन में देखो, हर वो कलरलेस साइन आ जाएगा जिसमें एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फॉर एग्जांपल गाडोलिनियम होता है कंपाउंड Gd+3, तो Gd+3 आप याद रख लेना, इसमें भी कलरलेस ही शो होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन जो है वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो Gd+3 हो गया, La+3 हो गया, C+4 हो गया, Lu+3 हो गया, Yb+2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नहीं है या ना के बराबर है या जहाँ जगह नहीं है, वहां पर ट्रांजिशन नहीं शो होता है। ट्रांजिशन नहीं शो होगा तो कलर नहीं बनेगा। ठीक है, छोटी सी चीज है। बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ, और हमको कोवेलेंट कुछ नई प्रॉपर्टीज या कुछ अलग प्रॉपर्टीज हमको बताती हो तो वो भी यहीं की यहीं डिस्कस कर दें। 29। जिन बच्चों के पास कोवेलेंट है उनको अब फायदा मिलने वाला है स्पेशल, क्योंकि अब ना चीजों को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर पा रहे होंगे। जिन बच्चों के पास कोवेलेंट नहीं है, मैं बहुत टाइम से कह रहा था बेटा, अगर आपके पास होगी तो आप बहुत आराम से लास्ट के टाइम में चीजें रिवाइज कर पाओगे। राइट, तो अब आप क्या लास्ट के टाइम में जब चीजें अच्छे से नहीं रिवाइज कर पाओगे ना तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, बाकी एक चीज छोटी सी और है, देखो। ठीक है, ये देखो, अब जैसे कोवेलेंट ने हमको एक चीज बताई बहुत बढ़िया। अब कोवेलेंट हमसे कहना चाहती है कि भाई देखो, जैसे इनके अंदर ही देख लो, आप इनके अंदर ही आप देखो कि जैसे EU+2 है। ठीक है, तो EU तो +2 की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट, जो कि 4f7 का स्टेट है, हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे Yb+2 की। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये 4f14 की वजह से स्टेबल हो गया है। इस वजह से ये लोग दोनों स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, फिर जैसे Ce+4 है, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, इसके पास भी कोई एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये काफी नोबल गैस की तरह काम कर रहा है जब इसने चारों लूज कर दिए। राइट, इसके बाद और भी कंपाउंड जैसे जो +4 कभी कभी दिखा सकते हैं, Tb+4 हो गया, Pr+4 हो गया, ठीक है, Nd+4 हो गया, जो कभी कभी +4 दिखा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, Dy+4 हो गया, कभी कभी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, Ce+4 वाला कंपाउंड। जो +2 वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसके पीछे की रीजनिंग क्या लगा सकते हो आप, ये लगा सकते हो कि भैया दोनों का ही +3 का स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी चाहते हैं +3 में कन्वर्ट होना, और ये भी चाहते हैं +3 में कन्वर्ट होना। जब ये से कन्वर्ट होंगे, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। जब ये यहाँ से कन्वर्ट होना चाहेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, +2 वाली स्टेट, और +4 वाले सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी हमको अगर कोई चीज बताए, चलो ठीक है, बाकी डिस्कशन अभी करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, ये तो चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं। कलर्स का पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, सारी चीजें समझ आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब देखो, एक दो जगह में जल्दी से आपको नोट डाउन करा देता हूँ लास्ट, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है, तो लास्ट के टाइम में आपको डायरेक्टली मैं नोट डाउन ही करा देता हूँ, रीजनिंग भी समझा दूंगा साथ में। पर ये चीज क्वेश्चन जिसपे बन सकता है, जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं इनकी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इस पे, डायरेक्टली डायरेक्टली आपसे बोलेगा कि भैया ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आंसर ऑलरेडी आपको मिला हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे क्या है, पहला अगर आप देखोगे तो सारे के सारे सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल है, और मैंने आपको कलर इनका समझा दिया। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका, मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूंगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट समझना, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई ही रहता है, हाई ही रहता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग है ऑब्वियसली, तो 1000 से लेके 1200 केल्विन तक का इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इसमें ध्यान कर देने वाली बात क्या है, ध्यान कर देने वाली क्या है, कि इसमें समरियम करके कंपाउंड है। अब यही बस पूछा जा सकता है कि जैसे 3 भाई लैंथेनोइड्स के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो समरियम करके कंपाउंड है SM। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई है, 1623 केल्विन है। ठीक है, और ये बहुत हार्ड है, ये हार्डेस्ट है, ये बहुत हार्ड है। तो ये आप याद रख लो, ये समरियम करके कंपाउंड है, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, अब हम कहीं क्या बोल रहा होता है, डेंसिटी का ट्रेंड आपको समझ आ रहा है, क्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता रहेगा। बाकी एनॉमलसली लो डेंसिटी समझ लो कि दो कंपाउंड्स हैं, एक है आपका यूरोपियम यानी EU। ठीक है, और एक कंपाउंड है आपका YB, वाइटरबियम।
ये दोनों ही कंपाउंड जो होते हैं वो लो डेंसिटी शो करते हैं, लो डेंसिटी शो करते हैं। कल को आपको पूछ लिया जाए इनमें से कौन से कंपाउंड लो डेंसिटी शो करते हैं, आप इन दोनों का आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टिविटी का क्या है भाई, अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, ऐसा नहीं है कि लो कंडक्टिविटी शो करें, ठीक ठाक कंडक्टिविटी ये दिखा देते हैं, तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहता है, तो इतना अच्छा रिएक्शन तो नहीं दिखाते हैं। +3 की स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है। इनसे कल को आपसे पूछ लिया जाए भैया, अगर मान लो इसमें से कोई भी लैंथेनॉइड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए भैया इससे पानी का क्या रिएक्शन होगा, तो क्या बन रहा होगा, तो आप कह सकते हो भैया ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है ये OH का फॉर्म ही लेगा, और OH के फॉर्म में ये +3 की स्टेट में ही जाएगा। अब चूंकि ये +3 की स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, +3 की स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, सर प्लस यहाँ पे नहीं होगा, +3 की स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, तो सारे के सारे रिएक्शन में जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो +3 वाला ही बन रहा होगा, +3 वाला ही बन रहा होगा। जैसे अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो या तो ये +2 बनाएगा या +3 बनाए, ज्यादातर ये +3 बनाता है, +2 मैंने जहां जहां आपको बताया था वहां +2 फॉर्म होता है, ठीक है। बस यही प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे कल को पूछ ली जा सकती हैं। इसके बाहर तो मुझे कुछ लगता नहीं कि कुछ आने वाला है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है, जितना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। 2 3 4 कंपाउंड्स की इस पूरी की पूरी लिस्ट को अच्छी तरीके से देख लो, ये लो डेंसिटी वाला, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट, ठीक है, ये अच्छी तरीके से देख लो। और बाकी बाकी इनके कलर्स वगैरह कहाँ कहाँ कलरलेस रहते हैं, कहाँ कहाँ इनका थोड़ा बहुत कलर शो होता है, वो अच्छे से देख लो, और कहाँ कहाँ +2 है, कहाँ कहाँ +4 शो होता है, वो अच्छी तरीके से देख लो, बस उतना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कलर मैग्नेटिज्म अच्छे से डिस्कस हो ही गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिनोइड्स की, राइट, एक्टिनोइड्स की। एक सेकेंड, ये आ गया एक्टिनोइड्स, यस। अब बात करते हैं एक्टिनोइड्स की, तो एक्टिनोइड्स 5F सीरीज होता है, ठीक है। थोरियम से लेके Lr तक जाता है, 90 से लेके 103 इसका एटॉमिक नंबर रहता है। अच्छा, एक्टिनम को एक्टिनोइड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रू एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ट्रू एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं शो करता है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन इनके इस तरीके के दिखते हैं, 5F में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6G में और इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ शो होती है, या तो F में बिल्कुल एम्प्टी रहे, ठीक है, या F7 हो जाए, हाफ फिल्ड, या F14 हो जाए, इसी में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहती है, जैसे हमारा डी में होता था वैसे F में होता है, अभी पिछले वाले में भी हमने देखा था। की डिफरेंसेस देख लो ना फटाफट से, क्या है देखो, लैंथेनाइड में 4F में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें 5F में जा रहा है, ये डीपली बरीड होते हैं, ये और डीपली बरीड होते हैं, तो इनका डिफ्यूजन और हल्का होता है, इनका डिफ्यूजन अच्छा खासा, डिफ्यूजन जितना अच्छा होता है बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है, उतना स्टेबिलिटी आती है, डिफ्यूजन जितना कम होता है उतना कम स्टेबिलिटी आती है, तो ये डीपली बरीड होते हैं, बट ये और डीपली बरीड हो जाते हैं। फिर इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लैंथेनॉइड्स की मैंने डिस्कस करी थी, 4F वालों की +3 रहती है, यहाँ पे +3 से +7 सब कुछ शो कर सकते हैं। इसमें रेडियो एक्टिविटी सारे रेडियो एक्टिव है, एक खाली कंपाउंड है PM, ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिविटी शो करता है। इसका एक बार मैं एटॉमिक नंबर भी देख लूं ताकि आपको मैं एग्जैक्टली बता दूंगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका देख लो, शायद 60 के आसपास कुछ होता, 62 कुछ होता था, हाँ 61 इसका एटॉमिक नंबर होता है, यस। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 60, इसको आप क्या नाम देते हो, प्रोमीथियम। पूछा जा सकता है लैंथेनॉइड में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रेडियो एक्टिव है, प्रोमीथियम, 61 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। बाकी सारे एक्टिनोइड्स में तो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन देखो, इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक ठाक है, मॉडरेटली काम करता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि F इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें F इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ज्यादा है, 5F में चला गया। ऑर्बिटल में पार्टिसिपेशन 4F नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे, इसमें 5F बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम करते हैं, मोस्टली आयनिक रहते हैं, ये करते हैं स्ट्रॉन्गर है, कोवेलेंसी शो करते हैं, कोवेलेंटी कंपाउंड बनाते हैं। इनकी केमिस्ट्री सिमिलर ही है, ठीक है, काफी सिमिलर ही रहती है केमिस्ट्री, इनकी अलग अलग रहती है, डाइवर्स रहती है, ठीक है, एक्टोनाइट्स की। अच्छा, 5F इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, 5F इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो 4F इलेक्ट्रॉन क्या थे, वो अंदर डिफ्यूज रहते थे, तो वो जनरली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। 5F वाले जो है वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +3 से लेके +7 तक कई सारी, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, अर्ली एक्टोनाइड्स जो है, जो स्टार्टिंग के एक्टोनाइड्स हैं, वो +3 से लेके +7 तक शो कर सकते हैं, ठीक है। बाद वाले जो एक्टोनाइड्स हैं वो +3 से लेके +4 तक दिखा सकते हैं, ठीक है। और जनरल ट्रेंड क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अक्रॉस द पीरियड आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट घटती जा रही है। मतलब ये आपके एक्टोनाइड्स हैं, कहां गया, ये आपके एक्टोनाइड्स हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, +3 +4 +5 +6 +7 यहाँ तक गई, उसके बाद वो घटना चालू हो जाती है, यानी उसके बाद ये केवल +3 और +4 ही दिखा रहे होते हैं।
तो यानी बीच में जो कंपाउंड होंगे वो +7 तक जा सकते हैं, बाकी +7 तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट रेंज जो है वो एनपी तक मैक्सिमम लार्जेस्ट रेंज आ रही होगी, एनपी तक लार्जेस्ट रेंज आ रही होगी, इसके बाद लार्जेस्ट रेंज नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? 5f इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी शील्ड नहीं कर पाते भाई, 4f तो फिर भी शील्ड कर लेते हैं, 5f तो और वर्स शील्ड करते हैं। होता क्या है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है और आयनिक रेडियस जो है वो अक्रॉस द पूरा पूरा जो सीरीज है वो डिक्रीज होता जाता है स्मूथली। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लो, अपीयरेंस इसके सिल्वरी मेटल हैं, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं और हाईली रिएक्टिव रहते हैं, ये रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। अगेन मैं बता रहा हूँ इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी रिएक्शंस काफी विगरस होती है बॉइलिंग वाटर में, ठीक है, ये आप देख सकते हो। बॉइलिंग वाटर में विगरस रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म कर लेते हैं। हैलोजेंस हॉट H2 में रिएक्शन फॉर्म करते हैं, हैलाइड्स और हाइड्राइड्स बना लेते हैं। HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं और An+3 का सॉल्ट बनाते हैं। और कंसंट्रेटेड HNO3 में स्लाइट अटैक पैसिवाइजेशन शो करते हैं, मतलब इनके ऊपर एक ऑक्सीजन की पैसिव लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये स्लाइट ही रिएक्शन शो करते हैं HNO3 के साथ। NaOH के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ये पूरा पोर्शन भाई देखकर चले जाना, इस पे सवाल पक्का है, पक्का पूछा जाएगा। एक्टिनोइड्स जब ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनाते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं? बॉइलिंग वाटर में। हैलोजेंस में रिएक्ट करते हैं हॉट H2 में। HCl में डिसॉल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 में इनके ऊपर ये हो जाता है। और क्या पूछा जा सकता है? इनमें से किसके साथ रिएक्ट करते ही नहीं, तो आप कहोगे NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्टिनोइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप फिर से वापस से डिटेल्ड मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। इसका जो डिटेल्ड कंपैरिजन था स्क्रीन पर आप देख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है खाली, जो आपके काम आ रहा होगा पेपर में, लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंपेयरिंग टू लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स? दोनों ही +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जी हाँ बिल्कुल दिखाते हैं, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स हैं वो ज्यादा भी दिखा सकते हैं और लैंथेनॉइड्स में भी +4 और +2 दोनों आता है। 4f और 5f इलेक्ट्रॉन इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, बिल्कुल नहीं, 5f वाले ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव, लैंथेनॉइड्स आरंट, बिल्कुल। लैंथेनॉइड जो है सारे के सारे रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं, एक रेडियोएक्टिव होता है जो कि प्रोमीथियम होता है, राइट। तो एक्टिनॉइड लेकिन सारे रेडियोएक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक्टिनॉइड जो है वो वाइडर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि इनकी सिमिलर एनर्जी है। अच्छा, इसके अलावा इनका क्या ये ऑर्बिटल्स में आराम से मूव कर सकते हैं? 5f इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कहने कि इसका ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। बाकी Ln+3 कलर्स वीक दिखाता है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो FF ट्रांजिशन है, ठीक है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और 4f इलेक्ट्रॉन डीपली वरीड रहते हैं। मेरे को लगता है इसका आंसर बोथ ए एंड बी होना चाहिए, राइट। अच्छा, बाकी चलो, आई होप ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ आया होगा। जाते जाते मैं एक बार एक्टिनॉइड्स के अंदर भी देख लेता हूँ, कुछ अगर स्पेशल प्रॉपर्टीज हमारा कोवलेंट हमें समझाने की कोशिश करता हो वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। लैंथेनॉइड्स का ऑब्वियस सी बात है स्मूथली अक्रॉस अ पीरियड आपका जो साइज है वो तो डिक्रीज ही होता रहेगा। बाकी मुझे लगता है एज सच कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है जो यहाँ पर ऐड करी गई हो, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए, आई होप ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इससे बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने जो आपको स्पेशल एलिमेंट्स बताया ना, जैसे मेल्टिंग पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था अभी, लैंथेनॉइड में, एक्टिनॉइड में बताया था, ठीक है। तो जो स्पेशल एलिमेंट्स बताया, प्लीज आप उस पे नजर करके जाना थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर सवाल बन सकता है, राइट। बाकी डी ब्लॉक के अंदर भी डिस्कशन पूरा हो गया है। चलो, दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। जल्दी ही सॉल्ट एनालिसिस का लेक्चर भी आ रहा है, वो भी मैंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है, तो वो भी मैं 1-2 दिन के अंदर लेकर आ जाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करो। सिंगल साइनिंग ऑफ।